लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। कार्टून अखबारी दुनिया का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लाखों लोगों की सुबह अखबार से शुरू होती है और अखबार में पहले पन्ने पर अगर कार्टून न हो तो अखबार अधूरा लगता है। बरसों का सफ़र कार्टून ने तय किया है। कार्टून इतना पॉपुलर वर्ड है कि किसी को चिढ़ाने के लिए उसे कार्टून कहा जाता है, कार्टून कैरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये कार्टून क्या है, कार्टून कैसे बनता है, कार्टून क्यों बनता है, कार्टून के क्या असर होते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया क्या है, कार्टूनिंग में फ्यूचर क्या है, कार्टूनिंग आखिरकार है क्या। लेट्स माइक में आज हम अपने पॉडकास्ट में जानेंगे ये सारी चीज़ें भारत के मशहूर बहुत वरिष्ठ कार्टूनिस्ट अभिषेक जी से। अभिषेक जी राजस्थान पत्रिका के लाखों पाठकों की सुबह को चटपटा बनाते हैं, थोड़ा सा खुशनुमा भी बना देते हैं, कभी कभी थोड़ा सा चिढ़ा भी देते हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज अभिषेक जी हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्टूनिंग की एक अलग दुनिया है। हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे और अखबार पढ़ने के कल्चर में बड़े हुए हैं और नवभारत टाइम्स आया करता था उस समय, और कार्टून हम लोग सबसे पहले देखा करते थे। और रंगीन अखबार में एक ब्लैक एंड व्हाइट टुकड़ा कुछ अजीब भी लगता था और पूरे दिन को एक अलग अलग फ्लेवर देता था कार्टून। आपने कार्टूनिंग कैसे शुरू की? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि लेट्स माइक के मंच पर आपने मुझे आदरित किया, क्योंकि ये वर्तमान में ये शिकायत है सबको कि कार्टूनिस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखबार के पन्ने से लेके मैगजीन तक कहीं भी सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कार्टूनिंग का जो अतीत है भारत में उसके अनुसार अभी नहीं दिखाई दे रहे। तो वाकई में लेट्स माइक का बहुत बहुत आभार कि इस विधा में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से आपने मुझे चुना। आपका सवाल था कि फिर से पूछिए, आपने कार्टूनिंग को क्यों चुना? दरअसल या कार्टूनिंग ने आपको चुन लिया? अब इसके दोनों जवाब हो सकते हैं। मेरे पिता को ये शिकायत रही कि तुमने कार्टूनिंग को क्यों चुना, और मुझे इस बात से कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि हर माता पिता का ये सपना होता है कि बच्चा उनका उनसे आगे जाए और अच्छी एजुकेशन वो दिलवाते हैं। मैं भी ठीक था, स्कूल से लेके और कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जैसे मैं कहूँ कि कार्टून क्यों चुना, उसमें योगदान रहा, मैं भिंड से आता हूँ, चंबल का एक उफ्ती गेहड़ वाला क्षेत्र है। भिंड शहर बहुत छोटा है और लोग कभी भी भिंड को अकेले भिंड नहीं बोलते, भिंड मुरैना। वो दरअसल क्या है कि भिंड और मुरैना दोनों सटे हुए हैं और वो चंबल जो है उन दोनों के किनारे किनारे बहती है। उन दोनों का एक जैसा मिजाज है और वो भौगोलिक रूप से भिंड और मुरैना है। जैसे आप धौलपुर से आगे जाएंगे ग्वालियर, तो लेफ्ट की तरफ इलाका पूरा भिंड, मुरैना, पोसा, अंबान। तो मैं बता रहा था कि भिंड एक बहुत छोटा शहर है, 2.5 लाख की आबादी वाला शहर है। उसमें एक नगर पालिका की लाइब्रेरी थी, तो मेरे घर के वो पास थी और मेरी माँ मुझे भेजती थी सब्जी लेने के लिए, और उस लाइब्रेरी के नीचे सब्जी मंडी थी। तो मुझे थैला दे दिया जाता था, उस समय जैसे कपड़ों के थैले होते हैं। मैं जाता था और उसी समय वो लाइब्रेरी खुल रही होती थी और मैं उसमें घुस जाता था, अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना। और ये चूंकि अखबार पढ़ना और मैगजीन पढ़ने का शौक जो है वो उसके लिए जिम्मेदार मेरे पिताजी हैं, क्योंकि वो पढ़ते थे घर में, वो मैगजीन और पत्रिकाएं लाते। तो एक अखबार और एक मैगजीन से पेट भरता नहीं था, मतलब भूख रह जाती थी। तो मैं वहां घुस जाता था अंदर
अब वो सुबह 7 बजे लाइब्रेरी खुलती थी और 10 बजे बंद होती। तो फिर मुझे खोजने मेरी बड़ी बहन आती थी, जो सब्जी लेने गए हैं पता नहीं कहाँ गए। तो वहां से जो भी उगता था उस समय पिटते पिटाते हम गए थे। लेकिन वहां जो मैंने सारे जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, हिंदी के दिनमान, लाइब्रेरियो, ये संस्कार दरअसल वहां जब देखा तो कार्टून उन्नत नजर आता था उससे। तो वो कहीं मेरे अंदर रहा कि आज भी कार्टून कोई भी पढ़े तो कार्टून देखिए रुचिकर विषय तो है ही। तो वहां से कहीं दिमाग में बैठना शुरू हुआ। और उसी समय एक कार्टूनिस्ट थे, भिंड शहर के ही थे, लेकिन वो सरिता मुक्ता और इन सब में बनाते थे, सास बहू ननद भौजाई वाले जो सोशल और शोषण कार्टून। तो वो उन्होंने शहर में एक एग्जीबिशन लगाई, कार्टून टांगे उन्होंने, जैसा छोटे शहर में एग्जीबिशन नहीं। मैं शाम को देखने गया तो अधिकांश चुटकुलों पे आधारित कार्टून थे वो। मुझे लगा चूंकि पढ़ता बहुत था, मैंने कहा ये तो इससे बेहतर तो मैं बना सकता हूँ। और फिर मैंने एक जो रिफिल आती थी ना उसका 25 पैसे की काले कलर की, और साधारण कागज पे बनाना शुरू किया। बस बनते 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 कुछ याद है पहला कैरेक्टर क्या था? हाँ, पहला कैरेक्टर ये था कि बना रहे थे, तो अब वो चूंकि रिफिल से बना रहे थे तो वो ये तो पता नहीं था कि कैसे भेजा जाए। लेकिन सरिता मुक्ता कभी बार पढ़ने को मिलती थी तो उसमें एक बाकायदा आता था कि अपनी रचना इस पते पर भेजें, है ना, और मौलिक होनी चाहिए। तो मैंने बनाया कार्टून, और चूंकि उस समय जेरोक्स आ गया था भारत में, तो मैं उनको जेरोक्स कराने के लिए खुद नहीं गया, क्योंकि लोग मजाक उड़ा देते थे कि ये कौन बनाता भी। तो मैंने अपने कजिन को भेजा कि तुम इसकी 2 फोटोकॉपी करा दो। वहाँ वो 2 फोटोकॉपी कराने गए तो वो जो जिनका जेरोक्स मशीन थी वो शहर के बाल कथाकार थे। तो वो पराग, नंदन, चंपक में उनकी कहानियां छपती थी, यानी वो साहित्यकार थे, उन्हें पता था कि रचनाएं कैसे भेजी जाती हैं और कार्टून वगैरह के बारे में किया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये हजरत कौन है, कौन बनाते हैं, तो हम रोज करा ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा भाई है, बोले उनको भेजो। तो मैं वहां गया, तब उनका नाम रामानंद सोनी जी है, बड़े अच्छे बाल कथाकार है। तो रामानंद जी ने हमको बताया कि महाराज ये जो आप बना रहे हो इससे छपेगा नहीं कहीं भी। तो मैं क्या कैसे बनता है? तो आप देखिए कि वो भी कभी कार्टून बनाते थे, तो शौक हर एक में। वहां से मुझे ये पता लगा कि हर आदमी के अंदर एक कार्टूनिस्ट है। बात वही है कि उसका पोषण हुआ या नहीं बाद में। तो उन्होंने अपनी दराज खुली और एक निब और एक बीटो इंक करके आती थी, परमानेंट इंक कहलाती, वो मुझे दी कि इससे बनाओ। होल्डर आता था ना, तो आप देखिए कि वहां से मुझे लगा कि ब्लैक इंक और ये इसके लोग यस के कुछ। तो फिर मैंने उससे बनाए, तो उससे वो जेरोक्स आती थी, वो भी बहुत अच्छी आती थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको भेजिएगा। तो अब सवाल ये था कि वो खबरों पे कार्टून तो मैं बना नहीं रहा था, वो तो ऐसे ही थे जैसे मैगजीनों में छपने वाले। तो उन्होंने मतलब मैं ये तय करने की स्थिति में, और मैं उस समय 10th क्लास का स्टूडेंट था कि किधर भेजूं। तो उन्होंने कहा कि इसको लोटपोट, चंपक और एक मधुमुस्कान और राजस्थान पत्रिका दी बैलेंस, जहां मैं आज नौकरी करता हूँ, स्वाभाविक लिखी हुई, और टाइप को भेजिए। और उन्होंने मुझे तरीका बताया कि 4 लाइन की चिट्ठी लिखिए, उसमें रखिए, और एक अपना टिकट लगा लिफाफा भी पात रखते हैं, सर मुझे बताया। और चूंकि वो एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे, और तो वो सारा उनके पास स्टेशनरी रहती थी, लिफाफे और कागज। मैंने 1 रुपए का टिकट लगा के और भेज दिया, भेजता था। वहां से वापस आया, जब वापस आए तो मेरी 3 बहनें, एक बड़ी है, एक छोटी। तो वो जैसा चूंकि मेरे मजाक में मैं कहता था मुझे कार्टूनिस्ट पढ़ना है। तो देखिए आर के लक्ष्मण, अबू इब्राहिम, ये सब काक वो भिंड शहर में थोड़ी कभी आए थे, और वो कैसे कितना कमाते हैं, कैसे उनका जीवन है, किसी ने नहीं देखा था। तो लोग कहते ही थे कि भाई ये तो फालतू की बात है, कटोरा लेके भीख मांगो, कोई बनना है तो पत्रकार बन जाओ, रिपोर्टर बन जाओ, सब पारे नहीं, मुझे काट। तो वो मैगजीन के लिए जाते थे, दिल्ली प्रेस आपको था, वो वहां से वो लौट के आ जाते थे, और उसके अंदर एक लाल कलर की स्लिपा, किसी संपादक के अभिवादन और खेतरी। तो अनुराग जी ऐसा दिल टूटता था, उसको बोलते थे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो रामानंद जी थे जिन्होंने कहा कि देखिए किसी भी रचनाकार के साथ ये होता है, शुरुआत में आपकी रचना ही लौटेगी। उन्होंने कहा सब संभाल के रखो, एक को फिर रीड्राइंग का, और एक दिन एक चमत्कार होगा। ये लिफाफा आया लोटपोट से, और उसमें लिखा था कि आपकी रचना जो है स्वीकृत है, और एक उसमें एमओ का एक कागज था, मतलब साइन कर दीजिए, और उसका पारिश्रमिक था 15 रुपए।
और उसमें था कि आगामी अंक में छपेगी तो आपको सूचित करते। मैंने वो करके भेज लिया वापस। और फिर वहाँ जो 2 मैगजीन की दुकानें थी रेलवे स्टेशन पे थी, और जब भी लोटपोट आती थी मैं देखने जाता पलट के, और एक दिन उसमें मेरा कार्टून छपा हुआ था। पहला कार्टून कुछ यूं था, चुटकुले का था कि बेकारी है और उससे एक आदमी कह रहा है अपने जैसे ही कि तुम यहाँ बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें 10 रुपये रोज की दूंगा, काम करो ना मेरे। तो कह रहा आप मेरे बगल में बैठ जाओ, मैं 20 रुपये रोज दूंगा। ये मैंने 2 भागों में बना, छप गया। अब एक दिन एक डाकिया आया, तिवारी जी तुम्हारा एमओ है, तो 15 रुपए दिए। तो उसने मजाक किया कि कौन सा रिश्तेदार है तुम्हारा ये 15 रुपए भेजता है तब, क्योंकि आपको याद हो उस समय ये भारत के सामाजिक कल्चर में था कि यदि आपके घर कैमो आया तो उसमें से कुछ उसको दिया, तो इसको हाँ है ना, वो मतलब मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि भ्रष्टाचार ना है, ये था ही था। और बड़े लोग खुशी खुशी तो निर्णय होता था कि वो अच्छी खबर लाता है, चिट्ठियां लाता है। ऐसे सिलसिला शुरू हुआ 15 रुपए से। तो तब भी घर में ही, बाहर तो देखो किसी को पता नहीं था, लेकिन ये बात कही जाती थी कि महाराज जी 15 रुपए में खर्चा चल जाएगा हमारा। लेकिन अनुराग जी कहूँ कि मेरे को उस समय से भगवान जाने क्या था, बट मैं बहुत मतलब मेरे अंदर आत्मविश्वास था कि मैं कार्टूनिस्ट बनना है और मैं बन जाऊंगा एक दिन। और मैं उस शहर में एक ख्वाब देख रहा था जहाँ मतलब एक छोटी ट्रेन आती थी, वो भी भिंड हुआ चलती थी, ना वहां से नई बसें आती थी, ना मेरे आसपास कोई पत्रकारिता की दुनिया थी, ना रचना, परिवार में भी वैसा नहीं कोई। सब लोग साइंस बाइवेज थे और ये ख्वाब दिखाया जा रहा था कि यार डॉक्टर नहीं है, आपने आगे चल के कुछ यूपीएससी वगैरह दे जाए। तो ये उस गांधी लाइब्रेरी जो थी, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। तो ये जो 15 रुपए से सफर शुरू हुआ, तो किन रास्तों से गुजरा और कहाँ कहाँ आप रहे? तो मैं इस बात का जिक्र इसलिए भी करता हूँ कि अभी जो नए रचनाधर्मी है या नए कार्टूनिस्ट है, फोटोग्राफर है, इस बात को उन्हें समझना चाहिए कि रास्ता बनता चला जाता है बशर्ते आप घर से बाहर निकले। घर आके आपके पास आके कोई नहीं कहेगा, आपको दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो ये सब चल रहा था, लेकिन मेरी तलाश रहती थी कि मुझे कोई लोग मिल जाएं। मतलब जैसे आप आकाशवाणी में थे उस समय, मतलब मेरे लिए यदि आप मिल जाते तो मुझे भगवान मिलने जैसा होता कि मुझे रास्ता बताओ। ये सब चलता रहा और उस समय एक चीज और हुई, क्योंकि वो ड्राइंग थोड़ा बहुत अपने जो आ रहा था, कोई भी नेता आता था मेरे शहर में, मैं उसका एक स्केच बनाता था। अच्छा, उसके बगानी था, किसी को लेके रखे थे, उनका फोटो थे। अच्छा, तो बीपी सिंह आए, तो ये वही दौर था जब बीपी सिंह बने थे। उसके बाद सन 90 के आसपास तो मैंने उनका कैली पिक्चर नुमा बनाया कुछ। और अब मैं छोटा था तो मंच पे तो मुझे कौन जान देता, तो मैं इंतजार करता था कि गाड़ी सड़क से निकलेगी और रेली निकलती थी, और मैं लटक गया उसी खिड़की में। तो उन्होंने साइन कर दी, उन्होंने लिखा विप्र। अच्छा, तो आप देखिए मैं इतना छोटा था, मैंने उनसे कहा पूरा नाम लिखो इस पे। उनके साइन से विप्र होते थे। तो मेरा मुझे ध्यान है अंदर अरुण नेहरू बैठे थे, विद्याचरण सुप्री बैठे थे, शरद यादव बैठे थे, वो आगे थे, ड्राइवर था। फिर उन्होंने कहा दीदी मेरे साइन है यही। तो कर हटाया, वो लिखते थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, विप्र कर साइन, वो विप्र करते। हाँ, तो ऐसे करके फिर अब उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मैं उसको डाक में रख के जो लोकल अखबार थे, लोकल यानी भिंड से तो कोई अखबार निकलता नहीं था, ग्वालियर से अखबार मिलते थे, दैनिक भास्कर था, आचरण था, स्वदेश था। तो मेरी जो मर्जी आई किसी भी अखबार का पता लिख के मैं डाक में डाल देता था। तो संडे के जो फीचर निकलते थे उसमें एक संकट होता था संपादकों को। बाद में मुझे समझ में आया कि छप क्यों जाता है, कि कहानी और तब कंप्यूटर तो आया नहीं, टेक्निकली लेआउट होता नहीं था, हाथ से मिलता, तो कोई जगह रह गई, अब इसमें क्या लगा है। उस समय देखा जाता था कि क्या कुछ है, फिलर क्या, फिलर के तौर पे वो लग जाता था, और नीचे वो लिख देते थे इनके भिंड शहर में रहने वाले अभिषेक तिवारी ने ये इनका चित्र बनाया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने करा था, उस पर हस्ताक्षर कर। तो वो एक तरीके से बूस्टिंग मुझे मिलती गई। तो अभिषेक तिवारी से अभिषेक कैसे? मेरे मित्र शाहिद मिर्जा जी, जब मैं इंदौर गया तो उन्होंने कहा ये पूरा नाम क्यों लिखते हो इतना बड़ा, अभिषेक तिवारी कार्टून, और तुम तिवारी हो, शुक्ला हो, पांडे हो, गुप्ता हो, जो भी सरनेम लगा उससे कार्टूनिंग को क्या फर्क पड़ना है, लोग तुम्हारा नाम पढ़ते हैं। मुझे ये बात समझ में आई कि बाकी भी सरनेम लगा लेने से आपकी प्रतिभा ना तो बढ़ती है ना घटती है।
तो आपका नाम आपके काम से जाना जाएगा। तो फिर वहाँ से वो अभिषेक हो गया और छोटा हो गया। और सारे कार्टूनिस्ट भी मैं देखता था कि जो हाँ छोटे नाम थे, छोटे काक लिखते थे, हमें कई लोग पूरा सुदीप तेलंग पूरा लिखते थे, कई लोग लिखते थे, लेकिन मुझे एक सही व्यक्ति ने सही सलाह दी सब, तो वो आज भी अभिषेक ही लिखता। तो वो मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, मैं आपका वो सफर जो, हाँ वो सफर जो था कि वो जो जैसे ग्रेग मैथ्यू आया ऑस्ट्रेलिया का, ग्वालियर में 3 दिवसीय मैच था, मैंने उसका भी बना लिया, तो उसके साइन ही नहीं हुए लेकिन फिर भी वो छप गया, है ना। तो इस तरीके के जैसे कपिल देव, फिर मुझे हो गया कि हर संडे छप जाता है, तो मैं देखता था जैसे आजकल किसी सप्ताह कौन सी शख्सियत, तो मैं ऐसा बना के भी, लेकिन कहीं अंदर इच्छा थी कि कार्टून कैसे छपेंगे अखबार, क्योंकि वो मैगजीन में जाते थे, वो एक लंबा रास्ता तय करते थे कि 15-20 दिन में डाक पहुंची, तो 1-1, 2-2 महीने बाद पता लगता। अब ये लाइब्रेरी का ही चमत्कार था, मैं कहूँ कि मेरे को किसी ने कहा तो नहीं ऐसा करो, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में यहीं आया थे, खबर रोज हम पढ़ ही रहे हैं, अखबार 2, 3, 4, 5 पढ़ रहे हैं, और उसमें काक के छपते थे, सुधीर तेलंग तक नवाड़ा टाइम्स में पीछे के पेजी पे छपते थे, और सारे में पढ़ता था, तो मुझे एक अंदाजा हो रहा था कि मैं ऐसा बना सकता हूँ खबर पे जो एक टिप्पणी दी जाती है। तो मैंने ये तय किया कि मैं किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय पर नहीं आऊंगा। ग्वालियर का जो अखबार आता है, ग्वालियर की जो खबरें हैं, मेरे अंचल की जो खबरें हैं, मैं उन पर राय व्यक्त करूं, तो शायद ये अखबार मुझे ये, अब देखिए ये मैं ये नहीं कहूंगा मुझे कोई रात को सपना आया, लेकिन ये अखबार पढ़ पढ़ के मेरी समझ डेवलप हो गई कि अखबार में वही छप रहा है जो आपके आसपास की खबर है, तो स्वाभाविक काट के आप उसी पे बनाएंगे तो छपेंगे। और ये मैं आज भी नए कार्टूनिस्ट हूँ कहता हूँ, शुरुआत कर रहे हो तो अपने आसपास की चीजों पर बनाइए, वो बहुत जल्दी पब्लिश हो। तो अब सवाल भी था कि मैं तो भिंड में रह रहा था, भिंड में ग्रेजुएशन कर रहा था, अब मैं ग्वालियर, तो शाम को कार्टून चाहिए, और उस समय इंटरनेट नहीं था, मेल नहीं था कि इधर से आपने दिया और फैक्स आ गया था, तो फैक्स तो हम लोग की हैसियत नहीं थी। तो मैंने पता किया ये भिंड से खबरें कैसे जाती हैं, तो पता लगा कि खबर जो है वो बाया बस जाती है, शाम को एक पैकेट जाता है, और वहां बस स्टैंड पर सबके डिब्बे लगे अखबारों के, अखबारों से एक आदमी आता है, वो पैकेट निकाल के संपादक की टेबल, तो खबर उस दिन शाम को पहुंच जाए। वो ढूंढने में मुझे वक्त लगा और लोगों से संपर्क करने में, आज भी पत्रकार थोड़ा अपने उसमें रहता है। हाँ, तो मैंने एक लिफाफा रोज मैंने तय किया कि मैं कार्टून रोज एक, ग्वालियर में एक अखबार है दैनिक आचरण, तो विश्वदेश, भास्कर, ये सब बड़े अखबार थे, तो आचरण एक तीसरे, जैसे मतलब तीसरे नंबर पे था, तो मैंने कहा इसको बेचते हैं। उसमें कोई कार्टूनिस्ट भी नहीं था, स्वदेश में था और भास्कर में नहीं था, लेकिन भास्कर में इधर उधर से लग जाते थे, तो मैं रोज एक कार्टून उसमें बनाऊं खबर पे, जो मेरी समझ थी उसमें, और मैंने अपने हिसाब से वो जो पॉकेट कार्टून का साइज था उस तरीके का साइज भी कर लिया था, और एक लिफाफे में रख के मैं रोज, आचरण के संपादक थे राम विद्रोही, उनका नाम लिखूं, डॉक्टर राम विद्रोही, संपादन दैनिक आचरण, जिनसी नाला, वाहिर, मुझे याद रहता है। तो अब किसी ने मुझे बताया उस समय कि तो तीसरे दिन पहुंचती है डाक। हाँ, तो मैंने कहा फिर ये कैसे, तो मैंने कहा कि RMS सर्विस है, हाँ रेलवे, वो 5 बजे वहां से थैला निकलता है, यदि आप वहां दे देंगे तो शाम को ही डिलीवर हो जाएगी। तो पापड़ बेलने पड़ते। अब ये देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए जिन खोजा तिन पाई, ये कोई सिखा नहीं रहा था, मैं आज भी कहूँ कि ये सब चीजें, लेकिन धीमे धीमे आप, जब मैंने कहा ना कि आप पाने की कोशिश करते हैं तो रास्ते आपको मिलते हैं। तो मैं साइकिल से मतलब 3, 3:30 बजे 4 बजे तक कार्टून बना के वहीं जाता था, 2-4-5 दिन में वहां अंदर से पता लग गया। तो एक दिन मैं लेट हो गया, तो आप देखिए कि मुझे उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन हमेशा उनके लिए धन्यवाद भी कुछ था, उन्होंने वो थैला पैक नहीं किया, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, ये तो आएंगे, ये आएगा बच्चा। मैं गया तो इंतजार करे, कहाँ रह गए पटी जी, दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरे से पूछा इसमें क्या है, तुम रोज आते हो, तो मैंने बताया, बोले तुम आ जाया करो 5, 5:15 तक। ऐसे चलता रहा। अब कहानी यहाँ से ग्वालियर तक कार्टून पहुंचे ना, अब अखबार में कैसे छोड़ा, तो हर रोज एक लिफाफा सेम साइज का, अच्छा हैंडराइटिंग मेरी शुरू से ठीक रही, तो वहां संपादक की डाक जो रहती थी, तो उसमें वो लिफाफा रोज अभी की टेबल पे, एक दिन जो है वो 5, 7, 8, 10 लिफाफे हो गए। तो उनके जो असिस्टेंट थे उस समय, उन्होंने सारे लिफाफे संपादक जी को बताए, राम विद्रोही जी को, कि ये कार्टून आता है इसमें, तो कलाओ साहेब, वो दोनों बैठे के बाद में हम दोनों ने मुझे बताया, हाँ, कि सारे खोले तो उसमें रोज एक कार्टून निकला।
तो उसमें कुछ अच्छे थे, कुछ तो समय के साथ क्योंकि रोज की खबरों पे थे। तो डॉक्टर राम विद्रोही जी ने कहा कि भाई ये रोज भेज ही रहा है। तो बच्चन बिहारी जी दरअसल उनको असिस्ट करते थे और नम पाइक 2 मतलब वो थे अखबार, तो बड़े अच्छे व्यंग लेखक थे, अभी भी हैं वहाँ, आचरण के संपादक ऐसा है। तो उनसे कहा कि इसको छापना शुरू करो, रोज एक कार्टून भेज ही रहा है। तो बच्चन बिहारी जी ने कहा कि भाई ऑलरेडी 4-5 इसमें अपने पास हैं जो अपन लगा लेंगे, तो एक कॉलम का नाम तय कर। अब मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या तय हो रहा है, देखिए मेरी मतलब किस्मत लिखी जा रही थी। तो उन्होंने तिरछी नजर एक कॉलम का नाम रखा और आचरण में फ्रंट पेज। उन्हें ये विश्वास था कि रोज आएगा। अब आप देखिए मेरी बिना बुआई का युद्ध नहीं कंफर्म कर लो, कुछ नहीं कौन है क्या है वही पर। तो आचरण हमारे यहाँ नहीं आता था। मेरे पिता चूंकि संघ से जुड़े हुए थे तो हमारे यहाँ स्वदेश आता था, भास्कर पर आचरण नहीं आता थे। ये भी देखिए भारत में रहा है पर कच्छ में। तो बगल में एक हजाम थे, उनकी दुकान पे आचरण आता। चूंकि मैं आचरण में भेज रहा था तो मैं आते जाते में वहां वो आचरण देख लेता था या सुबह लाइब्रेरी, तो क्योंकि घर के पास में वही था पहले, तो मैं हर रोज सुबह जाके यदि कोई नहीं पढ़ रहा है तो अखबार रखा था, मैं खोला और फ्रंट पेज पे कार्टून तिरछी नजर ऐसी नहीं। अब मैं उस हजाम से कैसे कहूं कि अखबार मुझे दे दूं, मैं घर में दिखाऊं क्या कि देखिए मैंने आज बहुत बड़ा तीर मारा है। उसने नहीं दिया, उसने कहा कोई इसके कस्टमर आते हैं यहाँ, फिर दिन में इधर उधर से जुगाड़ करके लाए। फादर तो चूंकि नौकरी करने 20 किलोमीटर दूर जाते थे उस शॉप पर, मैंने माँ को देखा, उन्होंने ठीक है अच्छा। फिर मैं रोज एक मुझे लगा कि अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि मैं कार्टून रोज भेजूं, क्वालिटी भी बने थोड़ा सा। अभी 1 महीने हो गया, आना जाना कुछ नहीं, बस कार्टून छप रहा है और मैं भेज रहा हूं। 2 महीने बाद एक सज्जन मेरे घर आते हैं, दिन में मेरी माँ ही जो थी, बाकी सब लोग तो रहने कॉलेज है। उन्होंने कहा कि अभिषेक तिवारी यहीं रहते हैं। उन्हें हाँ, तो उनके भी 250 रुपए जो है वो वही थे, भाई साहब ने भिजवाया। भाई साहब यानी दैनिक आचरण के मालिक KH कुरैशी साहब, और उनको सम्मान में कोई सरस्वती की प्रतिमा मिली होगी हाँ, तो वो भी मेरे घर दे गए हो कि ये पिया। रास्ते में कौन मैं 3-4 बजे आया, घूम फिर के अंदर, तो मेरी माँ ने कहा तो पैसे आए तुम्हारे, पैसे कहाँ से आए, कैसे ऐसे कर, तुम समझ गया, मैंने कहा वहां से भिजवाए भाई। अब मेरे पास मतलब मैं कैसे पूछूं कि 250 रुपए, हाँ, तो मुझे लगा कि 250 रुपए पर मंथ शायद उन्होंने मेरी सैलरी तय करके किया। अब अभी तक मैं ग्वालियर नहीं गया। फिर मैंने वहां पता किया कि वो भिंड में आचरण का सप्पा ताका नाम तो जाते थे, उससे संपर्क किया देवश्री मारी की, उनसे उस जस्ती होती। तो उन्होंने कहा कि चलना मेरे साथ, मैं सैटरडे को जाऊंगा। अब मैं उनके साथ गया तो उन्होंने वहां मिलवाया, तो राम विद्रोही जी बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने उस समय मुझे बताया कि तुम्हारे लिफाफे रोज इकट्ठे हो रहे थे। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि तुम इसको कैरी रख, हम इसको छाप ही रहे हैं। और 10-5 मिनट बैठने के बाद उन्होंने कहा तुम्हें ऊपर दिलवाते हैं भाई साहब से। भाई साहब यानी अखबार के मालिक। वो मेरे ऊपर गए तो KH कुरैशी साहब बैठे थे, तो वहां बैठा पे पूछा गया नीचे संपादक। कुरैशी साहब पूछने लगे, अरे मैंने पूछा एक दिन ये कौन कैसे बना रहा है भाई, वो का बढ़िया बना रहा। तो वो 250 रुपये मैंने भिजवाए थे। हाँ, सबने मिले। तो उसी समय उन्होंने आवाज लगाई, एक कैशियर जो थी वो रिटायर्ड मैडम थी। उन्होंने कहा मैडम आई, बोले 500 रुपये लाओ। मैडम एक वाउचर लेके आई और 500 रुपये, उस समय तक 2.5-3 महीने हो चुके था, 3 महीने के, तब शायद 500 रुपये थोड़ा ठीक ठाक। हाँ सुनो, तो 3 महीने हो चुके, 250 रुपये आए, उसके बाद 2 महीने और हो चुका। मैं तीसरे महीने में वहां गया। अच्छा, और वो बस 250 आगे रह गए, उसके बाद फिर कुछ आया नहीं। हाँ, तो वो मैडम 500 रुपये लेके और वाउचर लेके, मुझे नहीं पता था कि वाउचर क्या होता है। साइन मेरे कराए, रुपये बोले रखो और बहुत बढ़िया तुम कंटिन्यू। तो मुझे लगा कि 250 रुपये पर माह, 2 महीने का मुझे 500 रुपये महंगे। मैं आ गया और खुश, जब 500 रुपये वाला समझ लीजिए 86 में। हाँ ठीक था, अच्छा था। लेकिन अब उसके बाद जो अगला महीना आता है, 500 रुपये जो एजेंट थे वो मेरे घर पे दे जाते हैं। अच्छा, मुझे समझ में आया वही सैलरी 500 रुपये ऐसे है। मैं दैनिक आचरण का बहुत इसमें योगदान, डॉक्टर राम विद्रोही, KH कुरैशी साहब,
कि मतलब जैसे कहते हैं कि मैं उन्हें जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानते थे, तो प्रतिभा चयन का ये तरीका जो है कि बड़ा जो ऑनेस्ट तरीका था कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि वाकई में मतलब कोई ईश्वरी कनेक्शन था, क्या था, लेकिन चीजें काम कर रहा है। ये भी कह सकते हैं कि परख थी उन लोगों को कि किस चीज को हमें आगे बढ़ाए को। और फिर बस वहां से फिर तो मैं फिर ग्वालियर आ गया पोस्ट ग्रेजुएशन करने आश्रम में, तो और फिर 4 साल पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया था? और ये भी बहुत अद्भुत कहानी है। दरअसल मैं साइंस का विद्यार्थी रहा, तब 10+2 नहीं था, 11th था, हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी। और मैं बड़ा मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट था, अकेला पुत्र था, बहनें मेरी सब साइंस ग्रेजुएट, मेरे आसपास सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। तो मेरे फादर को था कि ये गणित इसका अच्छा है तो इंजीनियर तो ये हो ही जाएगा, पीईटी आ चुकी और पीईटी किया। मगर 11th में फर्स्ट क्लास पास हुआ और उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में जैसा मुझे मैथ साइंस पढ़ने की बड़ा संघर्ष, तो मेरे को बीएससी के लिए साइंस प्रथम वर्ष में एडमिशन करा दिया गया। हालांकि मैं पढ़ा ही नहीं, मैं फेल हो गया। सब लोग नाराज, तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे नाराज नहीं, तो ये ब्रिलियंट है। अब वो उम्र ऐसी होती है, उन्होंने बैठ गए थोड़े से इनका समय, तो एक काम करो। और जब मैं ये कह रहा था मुझे बीए कराओ, तो बीए उस जमाने में कोई मतलब समझ तो साइंस के परिवार में ये तो कुछ ये भी कहा जाता था, तो बीए करोगे तो कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं, हाँ और शादी नहीं होगी। सकट ये था, और ब्राह्मण फैमिलियां थी, तो उनको लगता था कि कम से कम अब इतना तो उसमें जैसे कहते ना, तो कोई मेरे पिताजी के दोस्त हो पे, उन्होंने कहा कि इसको बीकॉम कराओ, एक स्टेप ऊपर। हाँ, तो बीकॉम कराया गया, बीकॉम में एडमिशन दिलवा दिया गया। और मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं बहुत मतलब इस मामले में विद्रोही था, मैं तो भाई बीकॉम करना नहीं, बस फिर फेल हो गया था लगातार 2 साल का बहुत सारा। फिर मेरे पिता ने कहा कि अब तो कुछ जो दिखाई दे वो करो, मुझे कुछ नहीं लेना देना तुमसे। तो हमारे एक मित्र और थे, वो भी उनकी कहानी कुछ ऐसी थी, तो वो स्टेज आ गई कि लड़का हाथ से दिशा पानी कर गया, आवारा है ये, कुछ नहीं पड़ सकता। तो मैंने उनको पकड़ा, उनका नाम आफाक हुसैन है, आजकल शिक्षा विभाग में एक बड़े अधिकारी में ग्वालियर। तो उन्होंने कहा क्या करेंगे अपन? उन्होंने कहा बीए में फॉर्म भरेंगे, हिस्ट्री आएगी, इस तरीके कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो पढ़ने में तो रुचि थी, इतिहास मुझे रुचि का लगता। वहां गए तो वहीं जाके मुझे पता लगा कि एमजीएस कॉलेज भिंड में ब्रिटिश साइंस एक नया सब्जेक्ट आया है, तो सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और थोड़ा पता किया तो पता लगा इसमें भी इतिहास ही है, वही युद्ध पढ़ाए जाएंगे आपको। हम लोगों ने कहा कि जरा ठीक भी लगेगा ये, और आर्ट्स का ही ये एक तरीके से मिलता जुलता है, ब्रिटिश साइंस का। तो हम 4 स्टूडेंट थे, क्योंकि वो ताजा खुला था, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था वो। जैसे आज जब ऑपरेशन सिंदूर को मैं पढ़ रहा हूँ और यूक्रेन, ये अगर दो वो युद्ध पढ़ के मुझे समझ में आता है कि वाकई में कैसे संरचनाएं। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या। तो मेरी फर्स्ट क्लास फर्स्ट ईयर में बनी, बीए फर्स्ट ईयर। उस समय एक ये आपको भी इसका ज्ञान ना हो, ये कहा जाता था कि आर्ट्स में किसी के अच्छे नंबर नहीं है, 65-70 आना बहुत बड़ी बात। और मेरी फर्स्ट क्लास बनी, हाँ 62%। तो चमत्कार हो गया है। तो सबने ही मान लिया कि ये ठीक है, सही लाइन पे है। तो मैंने ऐसे ग्रेजुएशन हो गया। अब संकट ये हुआ कि अब ब्रिटिश साइंस से बीए का अब क्या तो हो गया। मैं चूंकि मेरे कार्टून तो छप ही रहे थे, लोकल सेलिब्रिटी तो था ही, वो मैं उतना कॉलेज में मतलब मुझे वो भाव मिलने लगा था। तो मुझे ये तो था कि मुझे इससे कुछ नहीं करना है, मुझे बनना कार्टूनिस्ट। अब मेरे साथ में ये था कि मैं कैसे भी ग्वालियर रहने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तो ग्वालियर रहने का बंदोबस्त 500 रुपये में तो हो नहीं सकता। तो ग्रेजुएट होने के बाद मैं जीवाजी विश्वविद्यालय में एसओएस है, यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय की तरह नहीं है, वो स्कूल ऑफ स्टडीज है। तो 20-20 की क्लासेस हैं वहाँ, साइंस की भी है। तो अब आर्ट्स के लिए वहाँ हमने खोजा तो पता लगा कि आर्कियोलॉजी है एक विभाग है, फिर एक अनोखा से ढूंढा। उसमें हमारा वही मित्र आफाक हुसैन, मतलब हम 2 थे, बड़ी थे। उन्होंने कहा कि अपन ग्वालियर चलना है। वहां गए, उसमें कोई एडमिशन लेता भी नहीं था आर्कियोलॉजी में, मतलब 5-7 मिनट। वहीं हमको पता लगा कि आर्कियोलॉजी के
जो हॉस्टल है बॉयज हॉस्टल जीवाजी विश्वविद्यालय का, उसमें 2 कमरे रिजर्व रहते हैं, क्योंकि लोग आते नहीं है, लोकल के आते हैं, तो इन 2 कमरों पे कब्जा दूसरे विभागों का हो जाता। ये उस बाबू ने बताया जो फार्म ले रहा है, तो उसने कहा अभी जाओ, मैं यहाँ से सैंक्शन कर रहा हूँ, कमरे चयन कर जाओ। हम लोग गए वहाँ, तो हम आज रहने की व्यवस्था भी हुई, मैस में खाना, हाँ मतलब आप देखिए कि कैसे रास्ते बन रहे थे। और फिर आर्कियोलॉजी से हमने एमए किया जीवाजी विश्वविद्यालय से, और वहीं आचरण का मैं स्टाफ कार्डमिस्ट था। और उसके बाद फिर मैंने एमफिल के लिए भी मैंने डिसर्टेशन सबमिट कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही मुझे आचरण से, चूंकि वो भास्कर आ चुका था, और जब तक मेरी एमफिल के लिए मैं सारी चीज़ें करता, मेरे को दैनिक भास्कर इन वक्त ने बुला लिया। वहीं से मैंने तरीके से प्रमोशन ये हो गया, बड़ा ब्रेक भाई। हाँ, बट मतलब उन्होंने कहा कि आपको अब ग्वालियर नहीं, और पैसा भी बढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो शुरुआती गुरुकुल था वो ग्वालियर था, लेकिन इसके बाद प्रोफेशनल पेशेवर रुख जो हुआ वो ग्वालियर से इंदौर की तरफ जब मैं चला, तो मुझे समझ में आया कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ा लिखा होना क्या होता है, एकेडमिक होना अलग बात है, और जिस दुनिया में आप जा रहे हो उसमें आपको बहुत पढ़ना है, बहुत समझदारी आपको वहाँ से करनी है। और फिर वहाँ से चीने मतलब फिर एक रास्ता एक था कि भास्कर से फिर कनूर, हाँ 2.5 साल में भास्कर आन, और उसी समय दैनिक हिंदुस्तान लखनऊ एडिशन शुरू हो रहा था। और आप उसमें भी देखिएगा, मैंने कभी भी हिंदुस्तान के लिए अप्लाई नहीं किया, मैं हमेशा जनसत्ता प्रभाष जोशी जी को चिट्ठियां लिखता था। मुझे कैसे भी जनसत्ता जो है वो तेज तर्रार अखबार माना जाता था, तो मुझे लगता था कि कार्टूनिस्ट की तो जगह वहीं बनती है। तो प्रभाष जी तब तक रिटायर हो गए थे, संपादकीय सलाहकार हो गए, और बात बन नहीं रही थी वो। उसी समय हिंदुस्तान के जो संपादक थे सुनील दुबे जी, उनको आप जैसे किसी मित्र ने, वो कह रहे हैं उन्हें कार्टूनिस्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इंदौर में एक लड़का है, तो नंबर लिया। तो मेरे पास तब मोबाइल नहीं आया था, तो रात को एक मित्र आए मेरे कि ये नंबर लो, अभी STD PCO पे जाके इनसे बात करें। मैं क्या बात करूँ, माथा है तो हिंदुस्तान बड़ा अफवाह है, नहीं तुम बात तो करो। तो मैंने जैसे ही फोन लगाया तो उन्होंने पूछा क्या इरादा है, तो समझी नहीं, इरादा करो। मैंने कहा सर आप आदेश कर दें, तो आओ हिंदुस्तान का कार्टूनिस्ट बनाते हैं। मैंने कहा कब आना है, शनिवार को आ जाओ। मैंने हाँ तो कर दिया। अब मैं इंदौर से लखनऊ कैसे जाऊं, फिर सब मित्रों ने कहा कि नहीं जाओ, किस्मत तुम्हें बुला रही वहां पे। मैं गया, तो ऐसे अभी तक इंदौर तक जो था वो पैसा जो मिल रहा था वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं मिल रहा था। तो पिता कहीं असंतुष्ट रहते थे उससे कि भाई इसका भरोसा नहीं है, तुम वो सब ठीक है, नाम छपता है सब, हाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। और जो हिंदुस्तान में चयन होता है तो वो उस समय का मणिसाना बेस बोर्ड बाकायदा एक है ना अपॉइंटमेंट लेटर आता है। फिर तो जो पहली सैलरी मुझे वहां मिली वो इंदौर की सैलरी का 3 गुना थी। तो एक तो मुझे ये पचाने में मेरे को 2-3 दिन लगे कि क्या मैं इतने पैसे, मतलब आप देखिए कि कम पैसे में काम करते करते मेरा दिमाग उसके लिए तैयार हो चुका था कि आजन आपको बहुत कम पैसे में ट्यून हो गए थे, क्योंकि अपने से ऊपर संपादकों को देख रहा था क्योंकि इनको इतना मिल रहा है। तो और फिर मैंने किसी के कहने में तो ये पेशा चुना नहीं है अपने, और मैं खुश था। लेकिन वहां जब मिला तो मैंने उस सैलरी स्लिप पर ही अपने पिता को चिट्ठी लिखी, और वो स्वास्थ्य विभाग में थे, और चूंकि डॉक्टर्स उनके आसपास रहते थे तो मेरा पे स्केल उस समय के डॉक्टर्स के पे स्केल से ज्यादा था। हाँ, मैंने उनको चिट्ठी लिखी तो वो अपनी जेब में रखे, और कहते थे कि कार्टूनिस्ट जो है देख के अब ऐसे चिट्ठियां लिखता है मुझे। फिर एक टर्न और आता, और मैं वहां अच्छा काम चल रहा था, और वो बड़ा संस्थान था, पत्रकारिता में 4-5 हाउस थे उनमें, और लखनऊ बहुत अच्छा शहर था, पढ़े लिखे लोगों का शहर था। यहाँ ये बस करो, और हिंदुस्तान एक ही समय पर लॉन्च हुआ। और मैं कहूँ कि हिंदी पत्रकारिता में दरअसल ये नए युग की शुरुआत हुई, ये 2 अखबार नए तेवर के साथ। और उससे पहले हिंदी अखबारों में राजस्थान पत्रिका जरूर बहुत अच्छी सैलरी देता था, लेकिन इसके अलावा कोई हिंदी का अखबार स्थानीय न पटना में न लखनऊ में न वो कल्चर नहीं, दिल्ली में तो मिलता था। तो क्योंकि मैंने वहाँ ग्वालियर में 3 साल और 2.5 साल वहाँ 5.5 साल काम किया हुआ था, तो उन्होंने याद किया कि लखनऊ से मन भर गया हो तो जयपुर आ जाओ। तो देखिए लखनऊ हिंदुस्तान बड़ा अखबार था, मेरा मन ये था कि इतना बड़ा अखबार अभी थी यदि मुझे नहीं छोड़ना है,
तो चूंकि जयपुर मैंने देखा नहीं था, वो गुलाबी नगर का नाम तो सही सुना था, शहर गुलाबा। यहाँ मेरा एक मित्र था दिनेश मिश्र, उसके जरिए बात हो रही थी, उसने कहा घूम जाओ, मिल जाओ, फिर देखा जाएगा बाद में। तो मर्दर एक्सप्रेस पकड़ी मैंने, भैया शहर बहुत अच्छा लगा। और चूंकि अखबार में मैंने काम किया था तो मुझे तो सोचने की जरूरत थी नहीं पैसे, पैसा मुझे उन्होंने जो मैंने मांगा, मतलब देखिए ये मतलब मैं क्या कहूँ उस पे, आप ईमानदारी का काम करते हैं तो चीजें आपके बाहर ये स्थिति आ जाती। और मुझे मैंने मांगा इसलिए एकदम से ज्यादा कि ये मना कर देंगे तो मेरी जान छूट जाएगी, बुरा भी नहीं लगेगा और मैं अपने बैक को भी ले जाऊंगा। मैंने कहा, उन्होंने पहले उसमें ही खाया, चलिए हवाले होता है कब से। अब मैं निरुत्तर मैं क्या कहूँ, मैंने अपने पिताजी से बात करके देखो, बाकी मैं ही जाऊंगा अच्छे। मैंने फिर जब ये कहा फादर को सीधे तो नहीं कहा, अपनी बड़ी बहन के जरिए खिलवाया कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के दैनिक भास्कर जा रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा ये फिर इनका दिमाग हिल गया क्या, थोड़ी मुश्किल से। तो बट मुझे ये समझ थी कि रचनात्मक पेशे में नौकरियां आपकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, नौकरियों के लिए आप उनकी बाध्यता होनी चाहिए, तो लोग आपको नौकरी दे रहे हैं। लेकिन जो कार्टूनिंग का फील्ड है थोड़ा सा रिमोट फील्ड होता है। अगर अखबार में भी देखें, संपादक बहुत सारे होते हैं, रिपोर्टर बहुत सारे होते हैं, कार्टूनिस्ट एक या दो होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखबार की दुनिया में कार्टूनिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है? दरअसल ये तय करता है आपके अपने, क्योंकि जो अखबार का न्यूज रूम होता है वो बुद्धिजीवियों से भरा होता है। वहाँ ये तो नहीं हम तय कर सकते कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आप बहुत मेधावी हैं, वहाँ ही जूनियर एडिटर से लेके सब एडिटर से लेके राइटर तक वो सारे तर्क से भी पारी हैं, और सब पढ़ने से कम कोई ज्यादा। उनके तो विकल्प हैं, वो 4-4, 5-5, 8-8 की संख्या में है, आप अकेले हैं, या ज्यादा 2 हो सकते हैं, वो भी विकल्प नहीं है एक दूसरे। तो दूसरा एक चीज और है कार्टूनिस्ट के साथ, उसका नाम रोज छपता है, अपनी बाईलाइन भी वो स्वयं तय करता है और वो अपने हाथ से अपने हस्ताक्षर करता है। तो उसकी बाईलाइन रोकने का किसी संपादक के किसी के पास वो एक तरीका नहीं है। तरीका नहीं है। अच्छा, तरीका ये होता है कि कार्टून रोक लो, हाँ ये भी होता है ना, ये ह्यूमन के कार्टून रोक लो, लेकिन जो कॉलम जा रहा है, कॉलम कैसे रोकेंगे, खाली नहीं जा सकते, वो तो डेली का कॉलम है और वो अकेला बना रहा है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि इस कार्टून की जगह कोई दूसरा कार्टून आपके 12 बजे तक बनाओ, लेकिन बाईलाइन नहीं। तो जो लोग रात काली करते हैं, रात के 2 बजे घर जा रहे हैं, 3 बजे खाना खा रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, उनसे तारतम्य एक कार्टूनिस्ट का कैसे बैठेगा कि वो आता है बिल्कुल 2 बजे आता है, तब तो 6 घंटे का जॉब होता था, थोड़े समय अवधि बढ़ गई, 8 बजे वो निकल जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर भी कार्टूनिस्टों का बहुत अच्छा है, बाहर भी सम्मान, सीधी सी बात है, जो क्रिएटिविटी का जो उसका नाम छप रहा है उसे लोग जान रहे हैं, तो उसको सम्मान ज्यादा मिल रहा है। और जो बिहाइंड द सीन है, जबकि असल हीरो वो हैं और उनका तो कोई नाम बताए तब है कि, तो एक्चुअली में ये तो संस्थान के नाम से जाना जाए, उनको कार्टूनिस्ट को अपने नाम से। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि ये कार्टूनिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इस बात का वर्डन है कि वो अपने को कैसे पेश करता है अपने न्यूज रूम में और उस अखबार के ऊपर। तो कहते हैं कार्टूनिस्ट की ईगो बहुत होती है। हाँ, इसलिए ईगो होती है, उसको ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, और जबकि सचेत पढ़ सब रहे हैं। अच्छा, ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपकी बात को यदि मैं खारिज करूंगा तो आप कभी भी मुझे अच्छा नहीं मानेंगे, बोले भले ही ना। तो जैसे मैंने कार्टून बनाया और उधर बैठे व्यक्ति ने, जो चाहे सब एडिटर हो एडिटर हो, क्या ठीक नहीं, तो मुझे तुरंत मेरे ईगो में चोट लगी कि मेरे विचार को जो है ये रद्द कर रहे हैं। अब वहां आपकी समझ होनी चाहिए कि वो रद्द नहीं कर रहे हैं, आप उसे समझ लीजिए, वो रोज का काम है। तो लेकिन जहां समझ होती है वहां काम ठीक रहता है, या नहीं होती वह नौकरियां बदलती जाती तो आप जब कार्टून बनाना शुरू करते हैं तो क्या क्या आपके आइडिया होता है, किस तरह से आपको लगता है कि किस चीज को प्रेजेंट है, खबरों के अलावा भी? कई कार्टून सार्वकालिक, मैं आपके बहुत सारे कार्टून मैंने देखे वो सार्वकालिक है, कभी भी उन्हें देखा जा सकता है, उतना ही अपील करते हैं। दरअसल अखबार में काम करने वाले कार्टूनिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी,
एक तो चुनौती ये होती है कि उसे समसामयिक मुद्दे पर कार्टून बनाना है। यानी ऑपरेशन सिंदूर आज हुआ है तो मैं फिर शक्कर की दाम बढ़ने या सब्जियां महंगी होने का कार्टून बनाऊंगा तो मैं फिर मुद्दे से भटका हुआ कार्टूनिस्ट कहलाऊंगा। ये रेलेवेंस है उस पर। तो पहले तो ये देखें कि जैसे अखबार में यही संपादक के सामने होता है कि लीड क्या लगाएं, प्रथम खबर क्या हो, तो आपको ये तय करना होता है कि आज की बड़ी खबर क्या है। और ये एक तो सुबह अखबार खोलते ही आपको समझ में आ जाता है कि आज का टॉक ऑफ द टाउन ये है, अब इस पे आपको काम करना है। फिर उस पर संकट आता है कि इस पे कोई अच्छा आइडिया तारतम्य बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तब प्लान बी पे जाया जाता है कि वो कोई कार्टूनिस्ट की वो खराब स्थिति होती है कि उसका मन तो है कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो घमासान मचा है इस पे बनाऊं, लेकिन नहीं बैठ पा रहा है तो फिर वो थोड़ा दूसरे। लेकिन आमतौर पे आपका अनुभव, आपको जैसे एडिटोरियल लिखना होता है तो फिर आप लिख लेते हैं, हल्का बेहतर हो सकता है। तो मुद्दा वही है कि जो समसामयिक है, लेकिन जब कोई मुद्दा नहीं है, अकाल है, वो तो अकाल है, तब कार्टूनिस्ट का होमवर्क काम आता है कि वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखा है। यानी फिर वो उस समय सही रचनाकार होता है। जैसे आपके कार्टून्स में देखा मैंने, एक कॉमन मैन, एक साधारण आदमी मफलर की जिसके लटक रहा है, वो आपका एक कैरेक्टर है। तो उसी के इर्द गिर्द आप जी कि आप उसके मफलर की भी स्थिति बदलती है। सर्दी आती है तो गले से लिपट जा, हाँ, गर्मियां आती हैं तो कंधे पे आया, है ना, धूप पे निकलेगा तो उसकी खोपड़ी पे होगा वो सफेद, वो जो साफी से अपन कहते हैं, है ना। तो अब वो क्या, जैसे ट्रैफिक, अभी मैं यहाँ आया हूँ, ट्रैफिक से उलझता हुआ आया, अब ये मेरे कहीं दर्ज हो गया है। जिस दिन कोई सब्जेक्ट नहीं होगा मैं डेफिनेटली ट्रैफिक व्यवस्था पे अपना बोलूंगा, लगेगा उस दिन। तो कैसे आप, क्या जो नए कार्टूनिस्ट हैं जो लोग सीखना चाहते हैं उनको कैसे शुरुआत करनी चाहिए उनको? और देखिए आज जो जमाना है, अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। हम लोग उस समय के हैं तो आपने जैसा बताया होल्डर से बनाने पड़ते, होल्डर से कटिंग काट के रखते हैं कॉपी में। अब AI भी है, बहुत सारे टूल्स हैं, तो ऐसे में क्या उसके लिए क्या राय है? उसकी ये राय देखिए ये है कि किसी भी रचनाकार, मैं हमेशा कहता हूँ कार्टूनिस्ट कोई अलग नहीं है, वो एक कवि, कथाकार, व्यंगकार, जो भाई आप सोसाइटी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आपका फॉर्म अलग है ना। जैसे नाटककार होता है वो उसका भी अलग है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सोसाइटी से जुड़े रहें। सोसाइटी से जुड़े तो सभी हैं, अपने कान, अपनी आंख, अपना सोच जरूर। अब देखिए जो आप सोच रहे हैं वही सत्य हो, परम ये नहीं हो। लोग क्या बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, आप उनको भी सुनिए, तो आपको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वही ये सोच रहे हैं, इनके शब्द अलग हैं, मेरे शब्द अलग। दूसरा, यदि आप नए नए फील्ड में आए हैं और आपको क्या होता है, शुरुआत में बातें तो लगता है कि विषय नहीं समझ में आना, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप आसपास की दुनिया को टकराइए उस समय। जैसे जयपुर शहर में रहते हैं या जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या समस्या है, उस कॉलोनी की जो समस्या है वही उस शहर की समस्या है, और उस शहर की जो समस्या है वही उस पूरे राज्य की समस्या है। अर्बन फील्ड, एक गांव की समस्या वो सब गांव की समस्या है। तो आप देखिए कि सड़क पर गड्ढे हैं, तो गड्ढे तो हर एक आध तो पॉश कॉलोनी का कोई टुकड़ा रहता है जैसे गड्ढे ना हो, या सरकार रहती होगी, बाकी तो समस्या सब जगह। तो आप उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करें कि लोग इन गड्ढों से कैसे, मतलब रोज की जीवन कहते हैं ना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, जहां भी जाऊं लगता है तेरी महफिल है, हर दुख दर्द शामिल है। तो उन विषयों पे, जैसे ट्रैफिक है, हर आदमी निकलता है और निकलते ही उसे इसके सामना होता है ना। अब गर्मी आ गई तो पानी का संकट रहेगा, और जब गर्मी नहीं है तो पानी की क्वालिटी का संकट होता है कि प्रदूषित पानी आ गया, गंदा पानी आ गया, बिजली कट आएगा। तो बिजली कट है तो क्या सारा सरकारी जिम्मेदार है? हम शब्दाभोगी तो हुए, यहाँ एक AC नहीं लगता था, वहाँ 3 AC दिखाई दे रहे हैं, दोनों AC दिखाई दे, जरूरत नहीं है फिर भी चल रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पॉल्यूशन आएगा, अपला था है, महंगाई तो है ही। सब्जी के दाम आप देखिए कि वो कौन सा गणित है कि इस मंडी से चल के नींबू जो है 2 किलोमीटर बाद उस भाव में बिकता है जो अमेरिका में बिकता होगा जिस भाव में आते, सही बोले दाम उसके बोले। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए। लेकिन होता क्या है कि जो नया रचनाकार होता है, नया कार्टूनिस्ट होता है, वो स्ट्रैप में जल्दी फंसता है। उसको लगता है कि इस पे हम बनाते रहेंगे तो हमें कौन तीखेगा। वो चाहता है कि वह सरकार पे, व्यवस्था पे हमला,
या वीएम पे या व्यक्ति पर हमला। राजस्थान में लोग मुझे तब जानेंगे जब मैं यहाँ के सीएम को कार्टून के दायरे में हूँ। देश में तब जानेंगे जब मैं पीएम पे या बड़े लोगों पर, ट्रंप पे बनाऊं तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पर मेरा मानना यह है कि व्यवस्था को जब आप समझने लगते हैं तो आपकी समझ में आता है कि व्यवस्था पे हमला बहुत सोच समझ के किया जाए, क्योंकि उसी व्यवस्था के आप ही हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर मार के और भाग गए, आपको बहुत सोच समझ के। लेकिन उस व्यवस्था ने क्या क्या दिया है, तो जैसे कहते हैं ना कि आप फास्ट बॉलर नहीं बनिए, आप स्पिनर बन जाइए कि गेंद टप्पा खा के यहां से घुसी। यदि मैं ट्रैफिक पे हमला करना हूं तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सीधे सीधे और वही हमारा ट्रैफिक पर है, स्कूल बॉलर एक ट्रैप होता है जो मैं देखता हूं अक्सर पत्रकार भी फंसते हैं, वो सीधे दृष्टिगत हमला करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यदि मैं सीधा अनुराग वाजपेयी का नाम लूंगा तब अनुराग वाजपेयी जी मुझे जानेंगे। और मैं कह रहा हूँ ये खाम है, इससे अनुराग वाजपेयी और आपके बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। उस कुर्सी, उस व्यवस्था में जो आदमी आया है, आप उस व्यवस्था तक सीमित रखिए तो बात बहुत बड़े लेवल तक जाएगी कि आपका इरादा क्या है। और दरअसल क्या होता है कि सबको बहुत जल्दी महत्वाकांक्षाएं हैं सबके पास कि जल्दी हमें सारे लोग जाने, जल्दी हमारा दायरा बढ़े, और मैं जब जाऊं सचिवालय में तो लोग भी जाते, बस को पता है मुझे मिले। और मैं कहता हूँ रचनाकार को जो इससे बच गया वो आप पाएंगे कि वो फिर उसकी बात बहुत दूर तक जाए। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम भय से सम्मान पैदा करना चाहते हैं, इसी और स्टेप में आपको मिलता कुछ नहीं, आपको ऐसा मुगालता रहता है और आप अपने लोगों के बीच में ये लोग कोई होगा। मतलब लोग देखिए क्या होता है ना, यदि मैं आप सीधा पत्थर फेंक रहा हूं तो लोग ये भी पूछेंगे ये क्यों फेंक रहे हो, यहाँ वाला इंटेंशन क्या। इंटेंशन मेरा इंटेंशन यदि सिर्फ ये है कि सड़क के गड्ढे भर जाए, या मेरा इंटेंशन ये है कि सड़क विभाग का जो मंत्री है मैं उस पर कार्टून बनाऊंगा, तो उस मंत्री पर बना दीजिए, उससे गड्ढे तो नहीं बनेंगे, वो आपको बुला के चाय पिला देगा। और तो आपकी पर्सनल यही हो रहा है कि इच्छा शांत हो तो ये अक्सर। लेकिन ये सब बातें अभिषेक जी कोई सिखाता नहीं है। हर सब्जेक्ट को सिखाने के लिए हमारे देश में कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है, कार्टूनिंग कोई क्यों नहीं सिखाता। एक पहल मुझे याद है आपने की है, आपने यूट्यूब चैनल पर कार्टून बनाना आप सिखाते हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों नहीं हो रही ये चीज? इसलिए नहीं हो रही है, एक तो कार्टूनिस्ट कम, और मैं अपने देश की बात करूं तो अभी 100 साल पुरानी विवाह है, 1930 के लोग यहाँ कार्टून थे। अब कार्टूनिस्ट कम है, और इस पीढ़ी जो आज की वर्तमान बात करें तो मेरी पीढ़ी मतलब मेरी उम्र के कार्टूनिस्ट हैं, उसके बाद नया कार्टूनिस्ट आता दिख नहीं रहा है। तो इससे सवाल ये पैदा होता है जो मेरी उम्र के कार्टूनिस्ट हैं उनका दायित्व क्या है। तो आपने सवाल पूछा अगली पीढ़ी तक उस चीज को ले जा तो जाएगा कैसे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूं कि किसी भी कार्टूनिस्ट में कोई एकेडमिक किताब नहीं है, और कोई विश्वविद्यालय यदि ये चाहे कि मैं अपने फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में कार्टून नाम का भी एक डिपार्टमेंट बना दें और उसमें कभी कार्टूनिस्ट को पढ़ाने के लिए खुला दे, तो क्या पढ़ाएगा उसका एकेडमिक्स नहीं है, वो सही नहीं रहा। और सबने अपनी आत्मकथाएं लिखी, अपने कार्टून कलेक्शन पब्लिश कराए, उससे बात नहीं बनती। वो एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लाइब्रेरी का हिस्सा हो सकता है, वो रेफरेंस है। लेकिन एक एकेडमिक तौर पर अध्ययन के पॉलिटिकल कार्टून, सोशल कार्टून, जैसे मारियो मिरांडा, उन्होंने तो कभी कोई पॉलिटिकल कार्टून बनाया नहीं, वो सोशल कार्टूनिस्ट थे। तो आर.के. लक्ष्मण और मारियो मिरांडा का अंतर क्या है? किताबें होनी चाहिए ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैंने किताब लिखूंगा, मैं अपने बारे में लिखूंगा, अपने बायोग्राफी लिखूंगा, अपने आत्मसंस्मरण, अपने कार्टून कलेक्शन। तो इसलिए जो नया कार्टूनिस्ट आ रहा है उसके दिमाग में ये बात बैठते बैठते बहुत टाइम लगता है। शुरू में ही यदि उसके फंडे क्लियर हों कि आप एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपना सोचना विचार। ये क्या फर्क है कार्टूनिस्ट और एडिटोरियल कार्टूनिस्ट? देखिए, एडिटोरियल कार्टून का मतलब ये है कि आप सीधे तौर पे चुटकुलेबाजी वाले कार्टून आपके इससे नहीं आएंगे। तो जब तक आप बना सकते हैं, आप किसी समस्या पर जो आम आदमी पर जो गुजर रही है, जो किसी खबर से रिलेटेड है, जैसे बिल्कुल मतलब एक कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बात आप मुलम्मा चढ़ा के उसको शहर में अनपीट के कैसे प्रस्तुत करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कोई बहुत ज्यादा तीखा होता है, कोई तीखी बात को थोड़ा सा मुलायम करके कहता है, लेकिन वो बात उतनी तीखी। तो इस तरीके तो वो एडिटोरियल कार्टूनिस्ट है। और जो कार्टूनिस्ट हैं वो कॉमिक्स है, जैसे कॉमिक्स में कोई व्यवस्थागत हमले तो होते नहीं,
कहानी है, स्केचेस ने। और लेकिन जो जो मतलब पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट है, वो उसके बारे में कहा गया है अंधेरे में एक रोशन था है कि जब रिपोर्टर, संपादक, सारे लोग ठग जाएं तब आपका अस्त्र सबसे ज्यादा वो रोशनदान है। क्योंकि क्या होता है ना, ये जब आप शब्द लिखते हैं, बड़ा खबर लिखते हैं, तो आपकी एक लक्ष्मण रेखा, आपकी तमाम सारी चीजें रहती हैं कि आप उससे आगे नहीं लिख सकते। बट मुझे आपको वो कहना है जो मैं लिखना नहीं चाहता। यदि मैं सीधे बोलूंगा तो मानहानि का संकट है नहीं तो सोसाइटी तो कहेगी ना, कोई आपने ऐसे नहीं बात है की, वो बड़े हिदायत। लेकिन मुझे वो कहना है आपको, तो ये तो देखिए, ये तो संकेतों के द्वारा ही शुरू हो। ये व्यंग्यकार यही है कि वो स्पिनर है कि गेंद टप्पा यहाँ खाएगी और ऐसे टर्न लेके विकेट ही हो गई। तो यहाँ आपको भी ये दिक्कत आई तो होगी कभी ना कभी पॉलिटिकल कार्टूनिंग में, किस तरह से जूझे होंगे आप? देखिए, ये दिक्कत तब आती है जब आप 150, 160 यानी सीधा फास्ट बॉलर बन जाते हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट रहा है कि बिलो द बेट बार काफी जो गरिमा है वो गरिमा है, लक्ष्मण रेखा है, और हमको अपनी लक्ष्मण रेखा समूह ही चाहिए। दिक्कत तभी है कि जब आप बहुत सीधे सीधे, फिर तो अब जैसे आज सोशल मीडिया के जमाने में मैं देख रहा हूँ कि कार्टूनिस्टों पे FIR हो जाती है। भाई लक्ष्मण पे तो कभी FIR, अभी ताजा दोनों कतरिए शक्कर पिल्ले पे तो कभी FIR नहीं, उनसे तो नेहरू जी ने कहा ही था वो ये बख्शो। हाँ, तो ये स्थितियां आई क्यों? ये स्थिति इसलिए आई कि सब लोग सीधे सीधे बात करना चाहते। तो मैं कह रहा हूँ सीधे दाली बक दो, उसका गिरेवान पकड़ो, दो थप्पड़ लगा दो। कार्टून क्यों बना रहे हो? आपके अंदर यदि इतना गुस्सा है, अपने गुस्से को, भाई हर बात कही जा सकती है दायरे में रह के, हर बात समझाई जा सकती है, वो कहीं फर्क आया है। तो इसलिए आपको मतलब इसको कहें कि यदि आप सीधी गेंद फेंकेंगे तो फिर क्रांतिकारी यदि आप बनेंगे तो उसे ढाका भी लगाना नहीं चाहिए, फिर वो चीजें नहीं आएंगी। तो आपको जो भारत में कार्टूनिंग का क्या फ्यूचर लगता है आगे आने वाले? क्योंकि अब एक चीज हम देख रहे हैं लगातार कि अखबार में कार्टून की जगह कम होती जा रही। पहले पॉकेट कार्टून के साथ एक तो कार्टून फ्रंट पेज पर भी आते थे जो ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, वो आजकल देखने को नहीं मिल रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए, एक तो ये है कि हम लोग जब आ रहे थे तो ये इंटरनेट नहीं था, पब्लिकेशन तो खैर कम थे। कार्टूनिस्ट है तो हमें कार्टूनिस्ट ही बनना है, मतलब हमारे सामने ऑप्शन नहीं था दूसरा। अब क्या हुआ है कि जो दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड में गई है, फिर एक पेड एजेंसियां भी आई हैं, वहां भी वन लाइनर आए हैं, और सीधी सी बात है कि पैसा कमाने के 50 उपक्रम पैदा हो गए हैं। मतलब पहले था कि मैं यदि कार्टूनिस्ट वाली बुद्धि रखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कार्टूनिस्ट ही बनूंगा, चाहे वो मुंबई की किसी अखबार में काम करूं या ग्वालियर के में काम करूं। अब यह है कि यदि मैं आज उस तरीके का सोचता हूं, व्यंग्यात्मक सोचता हूं, और अच्छा तो मेरे सामने 50 ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इस एजेंसी में कैप्शन राइटिंग कर लीजिए। और एक अब नई चीज शुरू हो गई है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस तरीके का काम शुरू कर दिया है। टीम ये पी हाओ बन, वो अपने नारे नेताओं के भाषण में वन लाइनर। तो मेधा जो है वो तो कार्टूनिंग तो नहीं है, नहीं कार्टूनिंग नहीं है, लेकिन अब इसके पैरेलल जो आपने कहा अखबारों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे क्लर्क नहीं बनना है, मुझे अफसर नहीं बनना है, मुझे कुछ काम यही करना है। तो इसमें अखबारों की तरफ मैं जा रहा हूं, वहां कार्टूनिस्ट एकदम से, देखिए क्या होता है ना अखबार में, न्यूज रूम में आज भी कहता हूं, जब लोग आरोप लगाते हैं मीडिया पे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं कहता हूं कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि थानों में भ्रष्टाचार, यदि सारे थाना भ्रष्ट है तो फिर चोर को कौन पकड़ रहा है, डकैत को कौन पकड़ रहा है? 100% भ्रष्टाचार किसी भी। मैं कहूं कि डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है साहब, ये तो सब ऐसे हुए, तो फिर इलाज कौन कर रहा है? सारे लोग मर जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में जाते ही मतलब तय हो जाना चाहिए तुम्हारी तो डेड बॉडी आई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब वहां से कोई बच्चा पास ही नहीं हो, उसके टॉप भी करता है। प्राइवेट स्कूल से आ रही है रिजल्ट आ रही। तो वही मैं कहता हूँ न्यूज रूम में भी वही हाल है। इसलिए ये जिम्मेदारियां जो है वो स्वयं की है। तो लेकिन ये सवाल उठता है, जो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे ये जानना चाहेंगे कि
कितनी, जैसे आपने कहा कि 15 रुपए से आपने शुरुआत की, आज कोई बच्चा है तो उसको क्या इनकम इससे हो सकती है अगर वो इसको आप करे? कि एक आरोप लगता है कि अखबार में कार्टून क्यों निकला है। अब मैं चूंकि अखबार के अंदर हूँ तो मैं ये इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि अखबार चाहता नहीं है कि उसके पास तो क्यों नहीं चाहेगा अखबार, जब वो हर विधा का आदमी अपने चाहता है, एक हिस्सा है, उसका हिस्सा है। और ऐसा भी नहीं कि वो आपको कोई करोड़ों रुपए सेफ्टी देता हो को, वो उतनी ही समस्या। देखिए आधी समस्या उधर तो हो गई कि भाई आप चाहते हैं कोई ढंग का आदमी आए, लेकिन दरवाजे पर नोक नोक करने वाला आदमी कौन है आप उसको परखेंगे ना। कोई कार्टूनिस्ट आए तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि आप कार्टून बनाएं, मैं उसे कागज दूंगा और कहूंगा आज का अखबार आपने पढ़ा है, नहीं जी पढ़ा है। तो किसी भी विषय पर जो आपको लगता है एक 300 शब्दों का 500 शब्दों का संपादकीय थी, देखिए मैं आपको चेक कर लूंगा कि आप अखबार के एडिटोरियल कार्टूनिस्ट बनने लायक हैं या नहीं। वहां जो है वो कहेगा साहब मैं तो कभी लिखा ही तो इतनी तैयारी के साथ जब आप जाएंगे आपको न्यूज़रूम में जगह मिलेगी। क्या होता है संपादक ये देखता है कि वही कार्टून नहीं बनाएगा तो मेरे किसी और काम में आ जाएगा, खबरों के शीर्षक लिखेगा अच्छे। आपकी उतनी पॉलिशिंग के बाद अब कोई आ नहीं रहा है। इसलिए नहीं रहा है कि जैसे ही कुछ होता है उसको दूसरी राह मिल जाती, ये आपको इतने मिलेंगे, एवेन्यूज ज्यादा होंगे। स्वाभाविक सी बात है भाई, बच्चा कॉलेज से निकला अब वो चाहता है मैं आर्टिस्ट बनूं, उसको ये मिल गया कि नहीं वहाँ क्या हमारे घर में बढ़िया देखना दूंगा आपको, हाँ इंटीरियर कर दीजिए, और कितने दिन का काम वहां जितना तुम 6 महीने में पाओगे तो हम तुम्हारे घर हमारा इंटीरियर करवा नहीं। तो डाइवर्ट होनी चाहिए। अब इसके बीच में नुकसान कार्टूनिंग का हुआ है, ये कोई समझाने वाला नहीं है अब आज की दुनिया में, जो जिस तरीके का समाज है कि हर व्यक्ति की अपनी जगह है, सभी यदि कुर्सी के उस ओर बैठ जाएंगे तो फिर पानी कौन पिलाएगा। ये कोई असम्मानजनक चीज नहीं है पानी जो। कार्टूनिस्ट तो संपादक भी हो गए हैं, यस वह हैं, बहुत मतलब सम्मानजनक स्थिति में पहुंचे हैं। अनुराग भी कार्टूनिस्ट तो है, उसका दर्जा संपादक के बराबर है, लेकिन संपादक के बराबर दर्जा तब होता है यदि आप नर्सरी में हैं, तो फिर आप उस समय आप ग्रेजुएट थोड़ी कहलाएंगे। वो क्रमबद्ध तरीके से चलते चलते, जैसे मैं आज रिटायरमेंट के करीब हूँ, मेरा दर्जा संपादक का ही, पिता में सबूत सर्वोच्च वेतनमान मेरे पास है। और क्या लेंगे आप? यही हम जो यंग जनरेशन है उसको ये चीज समझनी चाहिए कि लगातार अगर हम लगे रहेंगे इस काम में तो हम सबसे ऊपर भी जाएंगे। के लिए आपको पूरा समय, मतलब मैंने पूरा जीवन दिया है। बात इतनी सी है कि आपको पहले दिन कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको एक कैसे कहते हैं ना कि नर्सरी से केजी में आएंगे, 1 में आएंगे, फिर आप मिडिल क्लास में आएंगे, फिर हायर में आएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर आप बने आएंगे कुछ। यही कार्टूनिंग के साथ में है, और यही मैं कहता हूँ हर फील्ड में ये है। जिसके पास धैर्य है वो सब कुछ पा लेगा, वही करके जो वो चाहता है। धैर्य की कमी है तो लॉटरी तो किसी की भी खुल सकती है, उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता किसकी खुलेगी। लॉटरी तो लॉटरी है, लॉटरी। तो अक्सर जो मुझे नई पीढ़ी में लगता है कि, और ये उनका दोष नहीं है, दुनिया इतनी गतिशील है कि 35 साल में ही वो रिटायर हो जाना चाहते हैं। ये दरअसल दुनिया ने, तो इन्हें जो नई पीढ़ी है और कार्टूनिंग में आना चाहती है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पढ़ना लिखना चाहिए? देखो स्केच के साथ साथ इसको शार्पन करने के साथ पढ़ें क्या? उसके लिए सबसे, देखिए मैं तो कहता हूं कि जीवन में सिर्फ कार्टूनिंग ही नहीं भाई, आप स्कूल से कॉलेज से अब जब आते तब आपके सामने कैरियर दिखाई देता है कि मुझे क्या बनना चाहिए। कार्टूनिस्ट बनना चाहिए, अभिनेता बनना चाहिए, म्यूजिशियन बनना चाहिए, एकेडमिशियन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए मुझे। आपको ये एक अखबार जो घर में आता है, नहीं आता है तो मेरे ख्याल से आज शायद ही कोई घर हो जहाँ अखबार नहीं आता, तो अखबार के रहा है, चाहे ई पेपर आए या पेपर आए, पेपर तो आता है। उस अखबार को सुबह जब आप चाय पीते हैं, जगते हैं, एक 15, 20, 25 मिनट देना चाहिए। कब देंगे? सुबह। क्योंकि जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, सूचनाएं वहीं मिलती हैं आपको। आप मोबाइल खोल लेते हैं लेकिन मोबाइल से आपको सूचना नहीं मिलती। आपको तात्कालिक सूचना मोबाइल पे मिल जाती है, कभी क्या टैंकर फटा है तो आपके पास व्हाट्सएप पे उसके फोटो तो आ जाए। लेकिन जब आप अखबार लेके बैठते हैं तो आपको पता लगता है कि ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, अच्छा कल ये भी हुआ, एक साथ आपको मिलता है। तो वो आप दिमाग में आपके में चाहता है एज ए ह्यूमन कि मेरे आसपास इतना कुछ बैठ रहा है, मुझे पता नहीं। फिर आप
अखबार पढ़ते हैं तो आप फिर दिन में चर्चा भी करते हैं, कोई आपसे चर्चा छेड़ेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, तो ये प्लाट देखिए उस नौकर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो आपको पता लगेगा कि पुलिस का गला सूख गया है कहते कहते कि वेरिफिकेशन कराओ। लोग जो है बड़े बड़े लोग बिना वेरिफिकेशन के मौका रख लेते हैं, फिर ये माल लेके भागता है तो उसी पुलिस के पास जाते हैं। तो ये कंट्रास्ट जो है विरोधाभास जहाँ व्यवस्था से शिकायत भी कर रहे हैं उस व्यवस्था की सुननी है, तो इस तरीके का आप अखबार पढ़ेंगे, ये अखबार एक चीज हो गई। मैं इसमें जोड़ता हूँ कि कुछ अच्छी किताब है, और जिसको आज के दौर में लोग कहते हैं कि लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, आपको ऑटोबायोग्राफी अच्छी लगती है ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, आपको साइंस फिक्शन अच्छा लगता है साइंस फिक्शन पढ़ें, आपको क्लासिक्स पढ़ना, लेकिन एक किताब पढ़ें, पढ़ने की आदत डालें। उससे फायदा ये होगा कि कार्टूनिस्ट बनने के लिए आपके पास भाषा का आचार विचार हो जाती है, मुहावरा आपके पास होना चाहिए, बात कहने का लहजा कैसे आएगा। मतलब दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो बिना पढ़े लिख दे, तो आपको लिखना है ना, कार्टूनिस्ट को बहुत कम लिखना है तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े, कम लिखना है इसलिए बहुत ज्यादा कम लिखना सबसे कठिन का। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि ये बात जैसे मुहावरे को कही जाती है कि दीवार पर लिखी हुई इबारत, अब इसको आप समझेंगे कैसे, जब किसी उपन्यास में, जब किसी कहानी में कोई पात्र किसी से कह रहा होगा कि ये बात तो बिल्कुल साफ है, दीवार पर लिखी दीवार पर, इसका संदर्भ में, तब वो आपको समझ में आएगा कि दीवार पर लिखी दीवार। फिर आप उसे कभी किसी ने अपने आइडिया में भी ला सकते कि शहर में गंदगी है तो दीवार पे इबारत लिखी है, तो क्या पूछते। इसलिए तू सब किताबें हो गई। तीसरा मैं कहता हूं कि अच्छा सिनेमा देखना चाहिए। भारत में एक टैबू रहा है कि सिनेमा जो है वो अच्छी चीज नहीं, लेकिन अब इससे हम निकल आए। लेकिन अभी भी आप देखिए, किसी से कहिए कि पढ़ा लिखा आदमी सिनेमा, तो उसको लगता है सिनेमा में टाइम बर्बाद है, इसको किताबें पढ़। भाई सिनेमा वो लिखा किसने है? सिनेमा को किसी लेखक ने ही लिखा है ना, तब वो पिक्चराइज हुआ है, और उस लेखक ने 1000 किताबें पढ़ी हैं तब एक कहानी लिखी है। तो यानी एक सिनेमा आपको बहुत सारी चीजें दे जाता है, आप अपने मतलब की चीजें, और सिनेमा देखना ही नहीं चाहिए, सिनेमा सुनना भी चाहिए, ये मैं बहुत क्लियर था। फिर है कि आप समय निकालें, कभी कभार तो नाटक भी दें, कोई सामाजिक, तो जब आप समाज से जुड़ेंगे, जाएंगे नाटक देखने, इसलिए जाना चाहिए, वहाँ 4 लोग मिलेंगे, आपको बातचीत होगी, आपका दायरा बढ़ेगा। तो एक कार्टूनिस्ट भी हो, कार्टूनिस्ट का कहता हूँ किसी भी रचना करने के लिए ये सब चीजें, तो ये आपको दरअसल। दूसरा, जब आप सुबह पार्क में टहलने जाए तो अपने कान खुले रखें, वो सबसे बड़ी किताब है। सुबह जो लोग आए हैं आप उन्हें सुनिएगा, आगे क्या बात हो रही है, पीछे क्या बात। कुछ लोग घर गृहस्थी की बातें करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे भारत की राजनीति 2 खेमों में बटी है, तो आपको उस पार्क में तुरंत समझ में आ जाएगा कोई संसद चल रही है यार, वो जबरदस्त बहस हुई है, वो है एक्चुअल, उसको सुनिए। और किन कार्टूनिस्ट का कहाँ से आम प्रभावी कहें, आप राय देंगे कि नए कार्टूनिस्ट को इन पुराने लोगों का काम देखना चाहिए? पुराने कार्टूनिस्टों में मैं कहूँगा आपके लक्ष्मण का काम देना चाहिए, उन्होंने बहुत काम किया है, वैरायटी भी बहुत, वैरायटी भी बहुत है। और उससे एक तो ये समझ आती है कि जैसे उन्होंने मैनेजमेंट पे भी कार्टून बनाए, क्रिकेट पे भी बनाए, बिजनेस पे भी बनाए, पॉलिटिक्स पे भी बनाए, आम आदमी तो बनाए सर। तो आर के लक्ष्मण का देखें। फिर एक काम मारियो ब्रांडा से लेना चाहिए कि आपके आसपास जो घट रहा है उसे देखिए। उन्होंने तो पॉलिटिकल टिप्पणियां नहीं की, लेकिन एक रेस्टोरेंट में लोग कैसे बैठे हैं तो उसको देख के समझ में आया था कि भारत में जो कॉमन मैन के जो खाने पीने की जगह है, वहाँ जगह का कितना अभाव रहता है। वो इसलिए कि भाई 5 स्टार में जाओगे तो पूरे महीने भर का 1 दिन में ही आप खाओगे, वहां तो आपको स्पेस मिल जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट में आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है, पानी फैल के आपके टेबल पे भी गिर सकता है ना। तो बस में जो चल रहा है तो उसमें 50 किस्म की चीजें आपको, तो वो जो उन्होंने जो जिंदगी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो कॉमिक वे में किया है, वो सीधा इलस्ट्रेशन नहीं है कि एक रियलिस्टिक वर्ड उन्होंने रचा है, उन्होंने उसे बहुत फनी वे में रचा है ना। कि ऑफिस है तो ऑफिस में किस तरीके से फाइल है, मतलब छोटा ऑफिस है, सब कुछ होना है वहाँ। जैसे एक कार्टून मुझे उनका याद आता है कि उनकी सेक्रेटरी जो है वो नई महिला आई है, उसको समझा रही है कि बॉस को, जिसको हिंदी में कहें कि यदि खेलने की आदत डाल ली तो ये ऑफिस बहुत अच्छा है, उनकी जो भी आप आदत डाल लीजिए उससे तो ये ऑफिस बहुत अच्छा है। और उज्जवल तेलन जो हमारे राजस्थान से ही है, उनका भी जो ह्यूमर है वो पॉलिटिकली वो एक नई चीज दिया। पॉलिटिकली कड़क
कई बार और काक के कार्टून हिंदी में जो मैं मानता हूं कि जो मुहावरा उन्होंने रचा वो फिर कोई दूसरा नहीं रचा, वो अद्भुत है। अद्भुत है। तो आपको हिंदी अखबार में काम करना है तो काक को देखना ही होगा। और उन्होंने जो एक एक नया मुहावरा रचा, जैसे एक कार्टून उनका था जो ये नहीं कहता कि भारत में किसी अंग्रेजी कार्टूनिस्ट ने, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी की आदत थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो अक्सर वो कहते थे नो सिली क्वेश्चन एंजॉय दैट टी। तो उसका कॉमन मैन जो है वो राजीव गांधी पीछे रिपोर्टर हैं और उनसे कह रहा है कि आप कोई सिली क्वेश्चन नहीं, एंजॉय दैट। वो बड़ा पॉपुलर वेके रखा कि वो कैसे उन्होंने अपनी बात कर दी कि लास्ट में ये जब उन्होंने तो चाय पीते हैं वो। एक और मुझे याद है उनका, जब कमलापति त्रिपाठी चिट्ठी लिखते थे नाराज होकर, तो उन्होंने एक कार्टून बनाया था जिसमें कमलापति त्रिपाठी जा रहे हैं और राजीव गांधी उनसे कह रहे हैं चिट्ठी लिखते रहिएगा, लिखते रहिए। वहाँ उनकी किताब है नजरिया, नजरिया नहीं नजरिया उनके कॉलम का भी कॉलम का नाम था। तो और बाकी हम संसार में ये जो जैसे काक की हमने बात की, विट कितना इम्पोर्टेंट है कार्टूनिंग का? वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ऐसे नहीं आएगा कि हम ये कहें कि हम आपसे पूछें कि आप जानकार हैं, हम कैसे, आप कहेंगे क्या बताएं कैसे। हाँ, आप 4 किताबों के नाम हमें बताएं कि श्रीलाल शुक्ल जी को पढ़िए, हरिश्चंद्र परसाई जी को पढ़िए, शरद जोशी जी को पढ़िए। क्या होता है कि जब आप अच्छे राइटरों को पढ़ते हैं, व्यंग्य लेखकों की, तो आपका नजरिया बनता है चीजों को देखने का। जैसे हम यहां से खड़े होकर देख रहे थे, वो चीज हमें दिख नहीं रही। किताबें पढ़ने से हमें यह पता चला कि यहां से नहीं, हमें यहां खड़े होकर देखना चाहिए। तो आपको वो चीजें दिखने लगी कि हो सकता है उस राइटर को भी नहीं दिख रही। वो राइटर तो अपने इतना दिखा उतना लिख गया। अब आपने कहा कि यहां से खड़े होकर देखा तो मुझे तो ये अलग ही दृश्य दिखाई है। तो इसलिए जो अच्छे व्यंग्य लेखक हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए। और क्या आता है ना, जिसने लिख दिया वो तो लेखक हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि पार्क में जाइए, जो तमाम बुजुर्ग जो है। जैसे भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हरियाणा है और राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं, शेखावाटी है, जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ विट आपके स्वभाव में शामिल। तो वो किस तरह से वहाँ के जो, अगर वहाँ कार्टूनिंग में लोग जो रुचि रखते हैं, क्या उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है अगर उनके नेचर में विट है? देखिए, हम एक गलती करते हैं खासतौर से हिंदी में। अंग्रेजी तो देखो बाहर से है, तो आज भी अंग्रेजी का तो एक समाज जो है वो एक अलग है, वो भारत में आत्मसात होता है। भारत की जो लोक भाषा है, बोलियां हैं, उनमें तो ये कैसे एक कार्टून मैंने बनाया ना, यहाँ में राजस्थान पत्रिका में पुलिस जी थे। पुलिस जी कम समय के लिए आते थे, तो मैं जब कार्टून लेके गया जहाँ एडिटर्स हमारे सब बैठे हुए, मुझे बीच में टेबल पर रख दिया उल्टी तरफ, तो उन्होंने उठाया। अब उसमें मैंने पत्थर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। कोई इटालियन पॉलिटिकल कार्टून था, तो इटालियन स्विमिंग पूल में इटालियन टाइज हुई थी, तो मैं कहा इटालियन पत्थर। तो उन्होंने पेन लिया और उससे कहा पत्थर नहीं बेटा, भाटा लिखो यहाँ, इटालियन भाटा। अब आप देखिए कि पूरे कार्टून का मिजाज ही चेंज हो गया, पूरा फ्लेवर चेंज हो गया। पत्थर, स्टोन, ये वेल पैदा नहीं करना है, लेकिन भाटा लिखते ही मतलब हाँ। तो इस ताकत को जैसे एक कार्टूनिस्ट है पवन, बिहार में पाऊंगा, वो बिहार में जो भोजपुरी मैथिली उसमें काम करते हैं। मैं देखता हूँ कि एक सामान्य सी बात भी वो कितना ह्यूमर और कितना, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक जो पिक्चर होती है, तस्वीर, वो 1000 शब्दों की जगह होती है। और हमने ये भी सुना है कि 100 पिक्चर से ऊपर अगर एक कार्टून है तो वो 100 पिक्चर्स की भी जगह को पूरा करते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी लोक भाषा के शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे अपन राजस्थान में रह रहे हैं तो हमें राजस्थान के जो प्रचलित शब्द हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा जब करेंगे। जैसे सर्दी को यदि राजस्थान में क्या बोलते हैं, सियाला बोलते हैं, सियाला, वो शब्द लिखोगे तो बहुत लंबी दूर तक जाएगा, वो अंदर तक टच करे। सर्दी, कोल्ड, तो फिर बात थोड़ी बहुत लिमिटेशंस। एक बात और एक अचानक दिमाग में आ रहा है, आपने बहुत सारे इंसानों के कार्टून बनाए हैं, कभी ऐसा मन में नहीं आया कि किसी कार्टून को इंसान बनाया जाए? कि जब आप बहुत कहते ना कि गहराई से झांकते हैं
तो हर आदमी के अंदर, जो लक्ष्मण साहब कहते थे कि हर आदमी के अंदर एक जानवर नजर आता है, बाकी तो हर आदमी में एक कार्टून नजर आता है कि विरोधाभास इसके अंदर इतने हैं कि ये क्या कहता है, क्या करता है और शाम को पे क्या कहता है। क्यों जैसा हमारा समाज होता जा रहा है, हमारे अंदर सहन शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो रही है। हम व्यंग्य को समझ नहीं पा रहे हैं, कोई किसी प्रहार को नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी सहन शक्ति भी हमें नहीं बच रही है। तो ऐसे में कार्टूनिंग का क्या फीचर है? तभी मैं कह रहा हूँ कि क्या ऐसी खींच कभी होती है कि यार इस कार्टून को हम इंसान बना पाएगा। एक जो नई चीज पैदा हुई है, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, इसका पॉलिटिकल तरीके से भी हम देख रहे हैं इसको, ये हम पूरी सोसाइटी के तौर पे देख रहे हैं कि हम जैसे कहते हैं ना कि परसाई जी ने कहा था कि एक बात के कई मतलब निकाले जा सकते हैं, और रामचरितमानस की चौपाई का हवाला देते थे कि चौपाई के कई अर्थ। अब आपके निर्भर करता है कि आप उसे कैसे कहते हैं। तो वो तो अच्छे उसमें कही है कि वो चौपाई है, उसके 10 अर्थ है, 10 अर्थ अच्छे हैं, आप अपना अपना ले लीजिए उसके। अब ये निजी जीवन में लागू हो गया कि मैंने आपसे रही बाहर ऐसे। हाँ, अब आपने उसको कैसे लिया, ये कोई तीसरा व्यक्ति बताने वाला नहीं है। नहीं इसको ऐसे नहीं लेना है, आप लीजिए इसके 10 अर्थ हैं, लेकिन ये जो 11वां अर्थ आप लगा रहे हैं इसका तो कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आपने 11वां लगा लिया, उसका 12वां लगा लिया। उसको लेके मतलब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि मैंने कोई अवमानना नहीं की। अदालत में जाएंगे तो शायद जज समझा देगा कि नहीं वहां तो मामला, लेकिन लोग अदालत नहीं जाना चाहते, इससे पहले निपटा लेना चाहते हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे आपने व्यंग लिखा तो मैं तो बस मैंने तय कर लिया, नहीं आपने मेरे पे लिखा। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि भाई आप पे नहीं लिखा है, भाई इसमें आप मुझे बताएं नहीं आपने लिखा, ये मैंने फैसला ले लिया, आपने मेरे पे लिखा है, मैं आपको देख लूंगा। तो इस स्थिति में क्या किया फायदा है? मध्यम मार्ग क्या है? इस स्थिति में मध्यम मार्ग यही है कि बहुत अच्छा स्पिनर बनाया जाए, अपना पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा, कि मैं बात को कह भी जाऊं और आप हार पलते रह जाए। इसलिए देखिए पाकिस्तान में माशाल्लाह रहा, लोकतंत्र वहां रहा ही नहीं करी, बहुत कम। कहा जाता है पाकिस्तान का व्यंग हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, वो इसलिए कि उनको पता है कि हम सीधे बात करेंगे फांसी पर टांग दिए जाएंगे या हाथ पर तोड़ देंगे, जो खतरा उठाने के लिए है। लेकिन उन्होंने जैसे इसका उदाहरण देखो, एक नाटक आता था बकरा किस्तों, या ये अनवर मकसूद का जो तो नहीं है उनको है कि वो आदमी पे भी तंज कर लेते। जैसे बकरा किस्तों में एक बूढ़ी माँ है, वो उसको कि कोई काम करता है तो उसको दुआ देती, जा तू वजीरे आजम भैया बोलकर। तो वो कहता है अम्मा इतनी कच्ची नौकरी का आशीर्वाद दो। पाकिस्तान की सब अब देखिए वो इतनी कच्ची नौकरी का आशीर्वाद तो प्रधानमंत्री ये सटा है। तो वो चीज जो है ना वो उन्होंने जैन को बहुत अच्छे तरीके से कराना से सीख लिया है। हमारे यहाँ उसकी कमी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हम बहुत सीधे बात, जैसे कोई भी खड़ा हो गया अभी क्या आप बताइए, जैसे मैं आपको कहूँगा कोई फोन जब अननोन आता है तो मैं सुनता, तो मुझे लगता है कि क्या पता कोई पढ़े कोई इसका मतलब क्या है। हाँ, अब मेरे कहने से सारी ताकत उसको मतलब समझाने में आया, और कौन किस चीज से नाराज हो रहा है आप कोई। एक समय था गणेश चतुर्थी पे, भाई गणेश हमारे जो देवता हैं वो हमारे बहुत हर चीज में शामिल रहे। आप देखिए सारे आर्टिस्टों ने उनसे बहुत मतलब उनको एक तरीके से उनके प्रिय रहा है, गणेश जी बनाओ, कार्टूनिस्टों ने भी बहुत बनाए। कंजक्टिव आर्टिस्ट पहला में इंदौर में था, तो ये बात मतलब इस देश में शुरू हो गई थी 94-95 से। तो मैंने बनाया एक मंदिर है, गणेश जी को चश्मा लगाए, भक्त भी चश्मा लगाए, पुजारी भी चश्मा, सब काला चश्मा, सब तो एंजॉय करना है ना। तो डॉक्टर कहता है चश्मा लगा के जाना किसी भी सारे में गए। मेरे पास एक चिट्ठी आ रही कि आपने अवमानना की गणेश जी के अवमान। अब मैं क्या जवाब दे। हाँ, और वो कहाँ तक जा सकता है कि 94 में सिर्फ चिट्ठी आई, जो अब आपके घर को 2025 में तो पुलिस आ सकती है। कि हम लोगों की दरअसल हमने सोचना विचारना जो है ना उसका उस लेवल पे छोड़ दिया। उसके नहीं ऐसा उसने क्यों बनाया कार्टूनिस्ट ने, ये ऐसा उस पर करने के सीधा चलो देखते हैं। ये चीजें, इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये खतरा है। हाँ, इससे ये है कि रचनात्मकता कम हो गई। लोग अब क्या है कि जैसे मजाक करने से लोग बच में नहीं, तो भाई आप सीधा कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ मीडिया में
सटायरिक जो है भाषा का इस्तेमाल कम हो रहा है। पहले हेडलाइंस में थोड़ा सा व्यंग्यात्मक होता था। अब इसलिए नहीं आता कि वो कभी अब वो चीज सोशल मीडिया ने ले ली है और वहाँ वो द्वंद्व युद्ध में पता सोशल मीडिया तो उसकी कव्वालियों की तरह है। छोटे लेवल पे छोटे कव्वाल बुलाए जाते हैं ना, ये एक शेर तुमने पढ़ा फिर एक शेर हमने पढ़ा, और शेर पढ़ते पढ़ते लास्ट में एक दूसरे के कपड़े फाड़ वो वहाँ कव्वाली कम समारोह वहाँ खत्म होता है। सोशल मीडिया पे अब तो वही होता है, वो एक दूसरे को आगे। कार्टूनिंग में सोशल मीडिया का क्या आपको लगता है, कुछ इम्पोर्टेंस है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ये RMS फोकस नहीं आना, चिट्ठी के फाबी में रख के नहीं पहुंचा। अनुराग वाजपेयी संपादक हैं, अखबार चलाते हैं। अब वो मुझे उनको कैसे पता लगे कि अभिषेक तिवारी कुछ कल्पिस्ट है? सोशल मीडिया पे मैं काम उतनी ईमानदारी से करूँ गंभीरता से, तो मेरा मानना है कि वो काम आप तक पहुंच जाएगा। आपको जिसकी तलाश है उसे आप खोल लाएंगे। हो ये रहा है वहां पे कि जो मन में आए वो कार्टून में बना दिया जा रहा है, क्योंकि वहां कोई संपादक नहीं है तो ये कहे कि भाई ये जैसे अखबार में आज भी मैं मतलब एक बॉडी है, एक जिंदगी से कार्टून बनाते बनाते बूढ़ा हो रहा हूँ, पर आज भी कार्टून जो है वो चेक हो भी जाता है। ये गलत बात है कि आपका कार्टून अब कौन चेक करता है? हिंदी वो एक प्रोसीजर है, उसमें एक सब एडिटर भी टिप्पणी कर सकता है उस पर, सर ये ठीक नहीं, वो हमसे नहीं कहेगा लेकिन वो बॉस से तो कहेगा ना सर इसको दे, तो वो फिर बात कन्विंस की जाएगी कि इसको क्या हम रोक सकते हैं, और बात मानी जाती है। यहाँ बात ही में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। सोशल मीडिया में आपका जो विचार आया, अब हर व्यक्ति को देखिए तो हमारा गुण है, सबको लगता है कि हमारा विचार ही श्रेष्ठ है, तो वो क्या विचार तो श्रेष्ठ है लेकिन क्या विचार सोसाइटी के सामने जाने योग्य है? जिस 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 उसमें आपने सोचा है इसको थोड़ा फिल्टर करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा काटछाट की एडिट की जरूरत है, बात पहुंच जाएगी इतने से। वो नहीं हो रहा है। उससे क्या हो रहा है कि उससे उस कला का जो है, जैसे वो फिर FIR दर्ज हो रही है कि आप सीधे सीधे गाली गलौज को उतारा है, क्योंकि जब तक फियर रहेगा तब तक क्रिएटिविटी नहीं है। हाँ, एक कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, आपको याद हो? हाँ, अभी मुंबई में खुद ना तो कार्टून देखिए, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। FIR नहीं होनी चाहिए अलग बात है, लेकिन कार्टून आपका क्या? अब वो कार्टून क्या था उस समय? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक जी, वो 3-4 शेर हैं जिसमें 3 दिखाई दे, उन्होंने 3 भेड़िए बनाए। अब ठीक है, आप ये वहां से हाँ, ये अलाउ तो नहीं किया जा सकता। अभी अलाउ इसलिए भी नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा ही कहता हूँ ठीक है आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप मगर आप उस भावना को समझिए ना। हम जिस राजस्थान में बैठ के बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फौजी हम लेते हैं, और हर सप्ताह शांति काल में एक ताबूत आता ही आप देख लीजिए यार, हर सप्ताह एक साइलिक्स को हट करके तो उस ताबूत के साथ वाजपेयी की क्या आता है? उस ताबूत के साथ उसकी यूनिफॉर्म आती है और उसके कंधे पे लगे हुए बैज और माथे पे वो आता है। आप अब ये बना रहे, तो इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते थे। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा, और ये खुद के समझने की, और वो जो कार्टून थे वो किसी अखबार में नहीं छप सकते, वो सोशल मीडिया पे आए और वो हो गई। अगर आप गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे तो फिर आप ये अपेक्षा भी करेंगे उसी संविधान से आपको बचाया भी जाए जिसका ये चीजें। अब ये क्या, इसको या तो अपनी मानने के अति उत्साह में होता है, कोई संपादक होता है वो कहता है नहीं है, थोड़ा सोचो, रात को सोचो, हर साइड और कोई चेक करने वाला चेक। तो सोशल मीडिया ने ये किया कि कई प्रतिभाओं को एक तरीके से उसने एक गलत डायरेक्शन भी दिया है। वो प्रतिभाएं बहुत कमाल कर सकती थी, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं ये तो रोका जा रहा है। हाँ, उनकी डायरेक्शन चेंज। सोशल मीडिया अच्छा भी है और कहीं वो चीजों को गड़बड़ कर रहा है। तो फिर जी क्या लगता है अब आपको, अब आने वाले वक्त में आप अपने आप को किस रोल में देखते हैं? क्योंकि आपने एक YouTube चैनल पे आप कार्टून सिखा भी रहे हैं। मैंने ये तय किया है कि पिछले 4 दशक में मैं जितना मेरे पास अनुभव है मैं सारा का सारा उड़ेल दूंगा। मतलब मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने ये सीधी लाइन खींचना कैसे सीखा। मतलब मेरे पास कोई छुपाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, और अक्सर लोग बता नहीं रहे हैं तो छुपाना है इसका, मैं यही कहूँगा। तो हमें माने कि अब एक कार्टूनिंग की एक बहुत ही अच्छी एकेडमी आने वाली है। मेरी कोशिश है कि मैं सब बताऊं, मतलब मैं वो भी बताऊं कि आप जो भी चुनौती आएगी उससे जूझेंगे कैसे। कार्टूनिस्ट बनना है, और ये बात बिल्कुल पूरी तरह सच नहीं है कि कार्टूनिस्टों की जगह नहीं है अखबार।
अखबार में भी और समाज में हम तो आप लेकिन आपको अपने को उतना तैयार तो करना पड़ेगा ना। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में आज खेलेंगे तो 11 ही 5,000 बच्चे पूरे देश में इस समय क्रिकेट में तबाही मचाए हुए हैं। अब आप सोचो 5,000 से 11 चुनना बीसीसीआई को कितना कठिन पड़ता होगा। ये तो एक ही चुनी जाएगी ना, एक ही टीम होगी, उतने ही खिलाड़ी। लेकिन आज भी यही बात है कि आप तैयार कितने हैं। तो आपका फिटनेस लेवल भी देखा जाएगा, सिर्फ बल्ला चलाना ही नहीं देखा जाएगा कि आप, तो आप अपने को तैयार करिए कि आज की डेट में अखबार कैसे लेगा आपको, ये आप अपने को तैयार। अब सीधे खाली गिलास करोगे तो कोई नहीं लेगा, पर सोशल मीडिया पे छपते रहोगा। तो सोशल मीडिया पे आज भी उतना ही सच है कि सोशल मीडिया पे छप के आपको एक स्टेयर तो नहीं मिलता, वो नहीं मिल सकता, मान्यता तो नहीं, मान्यता नहीं, वो तो छपा हुआ शब्द ही जो है, वो रिकॉग्निशन तो किसी इंस्टीट्यूशन से ही सही मिलेगा। क्योंकि एक टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, टीम के साथ जो चीज अखबार छपता है तो सुबह प्रशासन सावचेती लेता है ना। ऐसा तो नहीं कि पढ़ के करता है, ये करोसता एक तरीका है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल दीजिए, प्रशासन या व्यवस्था ही कहती है, उसे आप भड़का सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते। तो हमारी तैयारी जो है ना कि कार्टूनिस्ट वजह से कुछ भी बनना है तो समय के साथ अपनी तैयारी उतनी रखो, बता दे। तो बिल्कुल हम अब ये माने कि बहुत जल्दी कार्टूनिंग को एक द्रोणाचार्य मिलने वाले हैं। भारत में पहली बार होगा कि कोई अपनी पूरी जिंदगी का जो निचोड़ है एक अपने फील्ड का, वो नई पीढ़ी को देने के लिए तैयार है। तो हम बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे आपको एक नए रोल में देखने की। वही वाहिद तो है और भरोसा भी है, और वो लोग निकल गए। क्योंकि मैं उसमें ये देख रहा हूँ, जो लोग हमारे कई मित्र हैं रिटायर हो गए हैं, वो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट साबित हो रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा हूँ तुम मतलब कहाँ छुपे रहे? वो आदमी का कार्टून और कार्टून का क्योंकि हम लोग सब ऐसा सोचते विचारते नहीं, कार्टूनिस्ट का काम भी है यही टिप्पणियां हम आम बातचीत में करते ही हैं, उतने उनको कार्टूनिस्ट के लिए लिखता है शेप देख। हाँ, तो आधा कार्टूनिस्ट तो आपके भीतर है। हाँ, उसको बस बाहर निकला। मैं उस आधे को जो है कह रहा हूँ कि अभ्यास कर लो, वो उसको आप तलाश होते हैं। तो लेट्स माइक के लिए आपने इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम अभिषेक जी से इस कार्टूनिंग के बारे में, दूसरे पहलुओं के बारे में और कार्टून में करियर, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करते रहे। और आपका भी इतना लंबी बातचीत आपके साथ हुई और बहुत सारी चीजें आई निकल के। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.